एक बार फिर आप सभी का एनिमे हिंदी वर्स में स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था अगर वेव मिशन के दौरान नारुतो को उसकी ही टीम ने छोड़ दिया होता, अध्याय 4। और आज हम लेकर आए हैं उसी कहानी का अध्याय 5। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 5, खेल शुरू होने दो। जैसे ही टीम 7 परीक्षा कक्ष में दाखिल हुई, उन पर जानलेवा इरादे का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि इससे ज्यादातर जैनिन डर जाते, लेकिन टीम 7 पहले भी मोमोइची जाबुजा के जानलेवा इरादे का सामना कर चुकी थी, जो अब तक के सबसे कुशल हत्यारों में से एक था। इसलिए कुछ जैनिनों का संयुक्त इरादा किरिगाकुरा नोकिजिन के सामने कुछ भी नहीं था। हालांकि साकुरा अपने साथियों की तुलना में कमजोर होने के कारण कांप रही थी। सासुके के चेहरे पर उत्सुक मुस्कान थी। कुछ मिनट पहले मिली अपमानजनक हार के बावजूद वो अभी भी शक्तिशाली विरोधियों से लड़ने के लिए बेताब था। नारुतो ने पलक भी नहीं झपकाए। वो रोजाना क्यूबी की कच्ची शक्ति और इरादे का अनुभव करता था। इस कमरे में जो माहौल था वो उसके लिए एक मजाक जैसा था। उसने बस अपना विनम्र व्यवहार बनाए रखा और अपने साथियों से कुछ ही दूरी पर कमरे के एक कोने में जाकर दीवार से टिक गया। यह एक रणनीतिक स्थिति थी जो उसकी पीठ की रक्षा करती थी और साथ ही उसे कमरे में मौजूद सभी चुनिंदा उम्मीदवारों पर स्पष्ट नजर रखने की सुविधा भी देती थी। उसने सूना टीम को पहचान लिया, जिनसे वह एक हफ्ते पहले टकराया था, और खुशी से उन्हें हाथ हिलाया, जिससे तेमारी ने उस पर मुस्कुरा दिया, जिसे उसने शायद एक आकर्षक अंदाज समझा। कंकरों ने उसे घूरकर देखा और गारा ने कुछ नहीं किया, बस बिना पलक झपकाए उसे देखता रहा। अपने नए दोस्त के साथ उसकी यह अचानक शुरू हुई घूरने की प्रतियोगिता एक जानी पहचानी, परेशान करने वाली चीख से बाधित हो गई। सासुके-कुन, इतनी देर क्यों लगा दी? महीनों बाद तुमसे मिलने की खबर सुनकर मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। सासुके की सबसे बड़ी फैन और सकुरा की प्रतिद्वंद्वी यामानाका इनो की तीखी, चुभने वाली आवाज आई और वह सासुके की पीठ पर कूद पड़ी। नारुतो को लगा कि वह उसे रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी नाक से निकलने वाली आवाज के कारण उसकी कोशिश नाकाम रही। नारुतो को उस लड़की से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि वह उसे सिर्फ इतना जानता था कि वह अपने उदास साथी के लिए अपने पैर फैलाना चाहती थी। ठीक है, शायद ये थोड़ा कठोर था, लेकिन नारुतो का मजाक करने का अंदाज हमेशा से ही थोड़ा अटपटा रहा है। हालांकि उसने कभी ये बातें जबान से नहीं कहीं, वह बस खुद को और अपने उतने ही अटपटे किराएदार को इन्हीं बातों से बहलाता रहता था। इनोपेग, सासुके-कुन को छोड़ दो। वहां रहने वाली तेज आवाज वाली बंदरिया, सकुरा, चीखी। अरे बाप रे, तुम हो, सकुरा। तुम्हारा माथा चौड़ा है और तुम अब भी बदसूरत हो। हमेशा की तरह। सुनहरे बालों वाले यामानाका ने ये टिप्पणी की, जिससे उसके गुलाबी बालों वाले साथी को बहुत गुस्सा आया। तुमने क्या कहा? साकुरा गुस्से से उबल पड़ी जब उसने अपनी पूर्व मित्र को उस पर जीभ निकालते हुए देखा। अगर नारुतो को अपना दिखावटी विनम्र और दोस्ताना व्यवहार बनाए रखने की जरूरत न होती, तो वह संभावित दुश्मनों से भरे कमरे में इन दो बेवकूफों के बचकाने व्यवहार पर झुंझलाहट से अपनी कनपटी मल रहा होता, जो उन्हें मारने में जरा भी संकोच नहीं करते। उसे अकादमी की शिक्षण विधियों के बारे में इरुका सेंसेई से बात करने की सख्त जरूरत थी। क्या तुम लोग भी ये मुश्किल परीक्षा दे रहे हो? नारा शिकामाओ की सुस्त आवाज सुनाई दी। वो अब भी वैसा ही दिखता था जैसा नारुतो को याद था, अनानास के आकार की चोटी और आधी झुकी आंखों के साथ। लेकिन नारुतो जानता था कि उस सुस्त बाहरी रूप के पीछे गांव के सबसे प्रतिभाशाली और विश्लेषणात्मक दिमागों में से एक छिपा हुआ था। लेकिन ये परीक्षा देना लड़के के लिए बहुत मुश्किल था। उसके साथ हटे कट्टे अकिमिची चोजी भी था, जो हमेशा की तरह आलू के चिप्स खा रहा था। शिकामाओ, चोजी और इनो मिलकर टीम 10 बनाते थे। याहू, लगता है सब लोग आखिरकार आ ही गए। इनुजुका किबा की बुलंद आवाज सुनाई दी। वो टीम 8 के सदस्यों में से एक था। वो थोड़ा शेखीबाज और घमंडी था, लेकिन नारुतो जानता था कि जरूरत पड़ने पर वह एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। उसे बस कुछ और साल परिपक्व होने की जरूरत थी। हालांकि इससे उसकी चिड़चिड़ाहट कम नहीं होती थी। वो खुद को समूह का अग्रणी पुरुष मानता था। उसका वफादार साथी अकामारू, जो इनुजुका कबीले का एक खास निंजा कुत्ता था, उसके सिर पर सवार रहता था। हेलो, युगा हिनता की कोमल आवाज सुनाई दी। वो हमेशा से एक शांत और शर्मीली लड़की थी जो ज्यादातर समय अपने आप में ही रहती थी। वो कभी सासुके की दीवानी नहीं थी, जो नारुतो के लिए एक अच्छी बात थी। लेकिन उसके आसपास वो हमेशा थोड़ी अजीब सी रहती थी। उसकी मौजूदगी में घबराकर हकलाना और बेहोश हो जाना। अब जब वो इस बारे में सोचता है, तो शायद वो उसे पसंद करती है। क्या यह मुमकिन है? इस गांव की वो लड़की जो असल राजकुमारी के सबसे करीब है, शायद सेंजू सुनादे के बाद दूसरे नंबर पर, उसे पसंद करती है। गांव का बहिष्कृत लड़का। हालांकि उसे उस लड़की से कोई शिकायत नहीं थी और वह काफी प्यारी भी थी, लेकिन वह अभी रिश्ते के लिए तैयार नहीं था। फिर भी वह उसे अपनी नजरों में रखेगा। इसका मतलब यह नहीं था कि वह उससे दोस्ती नहीं कर सकता था।
वह हमेशा उसके साथ दयालु रही थी, और अगर वह सासुके की तरह उसके साथ बदतमीजी से पेश आया तो उसे धिक्कार है। इस टीम का आखिरी सदस्य अबूरा में शिनो था। वो कम बोलने वाला और ज़्यादातर अपने आप में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन अब जब नारुतो पूरी तरह ठीक हो गया है तो वह इस शांत लड़के की प्रतिभा को समझ सकता है। जबकि सासुके और किबा शोर शराबे और दिखावे के साथ अपना काम करते रहे, शिनो पृष्ठभूमि में रहकर कुशलतापूर्वक अपने उद्देश्यों को पूरा करता रहा। उसने कभी ज़्यादा कुछ नहीं बताया और न ही अपने कामों के लिए प्रसिद्धि या पहचान की चाह रखी। वह यकीनन स्नातक होने वाले बैच का सबसे संपूर्ण शिनोबी था, और इस पेशे के लिए सबसे योग्य भी, बेशक नारुतो को छोड़कर। अच्छा, तो इस साल सभी 9 जैनिन नवोदित छात्र परीक्षा दे रहे हैं। सासुके, तुम्हें क्या लगता है हम कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं? कीबा ने सासुके को चुनौती भरी निगाहों से देखते हुए कहा, जिस पर सासुके ने बस मुस्कुरा दिया। कीबा, तुम आत्मविश्वास से भरे हुए लग रहे हो, उसने जवाब दिया। हमने जी तोड़ मेहनत की है, हम तुमसे नहीं हारेंगे, टीम 8 के असल नेता ने ऐलान किया। लेकिन तभी उसे किसी की कमी खली। वो बेवकूफ़ नारुतो कहाँ है? क्या वो परीक्षा से डर गया? उसने व्यंग्य भरे लहजे में पूछा। अरे किबा-सान, मैं तो पूरे समय यहीं खड़ा रहा, एक मधुर आवाज़ ने नए रंगरूटों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सासुके ने मन ही मन मुंह बनाया। नारुतो की आवाज़ सुनकर यह उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, क्योंकि वह उससे अक्सर विनम्रता से मजाक सुनता था। सकुरा को गुस्सा भी आ रहा था और शर्म भी। बाकी रंगरूटों की आंखें चौड़ी हो गई जब उन्होंने अपने बाईं ओर दीवार से टिके लंबे सुनहरे बालों वाले लड़के को देखा। उन्होंने उसे या उसकी मौजूदगी को देखा तक नहीं था। उसका रूप रंग भी उन्हें चौंका गया। सुनहरे बाल और मूंछों जैसे निशान तो साफ संकेत थे ही, लेकिन उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान के बावजूद बाकी सब कुछ नया और डरावना था। क्या वो नारुतो है? इन्होंने अविश्वास से खुद से पूछा। सामने दिख रहे उस आकर्षक चेहरे को देखकर उसके गाल लाल हो उठे। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि वो छोटा, बड़बोला बेवकूफ़ अब इतना लंबा, खूबसूरत और आकर्षक कैसे बन गया। नारुतो-कुन, युगा वंश की वारिस ने धीरे से खुद से कहा। उसके चेहरे पर आई लाली को शायद अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था। अपने क्रश को फिर से देखकर वो बहुत खुश थी। वो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा था। उसकी नाक से खून की एक हल्की सी बूंद बह रही थी और उसे बेहोश होने से बचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अपने पसंदीदा गोरे लड़के के बारे में उसकी अति सक्रिय कल्पनाएं बेकाबू हो गईं और कई विकृत कल्पनाएं जन्म लेने लगीं। शिकामाओ ने नारुतो को एक नज़र देखा। उसका दिमाग सारी बातें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने उसे बताने के लिए सिर्फ एक शब्द चुना। चोजी ने उसे अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। परेशानी भरा। शिनो, हिनता, आप दोनों को फिर से देखकर अच्छा लगा। आशा है आप दोनों ठीक होंगे? उसने विनम्रता से अभिवादन किया, जिससे उनमें से अधिकांश लोग चौंक गए। हिनता को बोलने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने सिर हिलाकर ही काम चलाया और नारुतो की प्यारी मुस्कान देखकर खुशी से चिल्लाने से खुद को बड़ी मुश्किल से रोका। मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए धन्यवाद, नारुतो-सान, शिनो ने उत्तर दिया। शिकामाओ, चोजी, उसने उन दोनों को नमस्कार किया, जिन्हें वो कुछ हद तक दोस्त मानता था। उन्होंने भी सिर हिलाकर जवाब दिया। हे, ये नए कपड़े क्यों पहने हैं बेवकूफ़? कूल दिखने की कोशिश कर रहे हो? कीबा ने चिढ़ाते हुए कहा। उसे नारुतो पर मिल रहे ध्यान से चिढ़ हो रही थी। नारुतो ने बस अपनी एक भौं ऊपर उठाई। अजीब बात है, सासुके-सान ने मुझसे भी यही सवाल पूछा। मुझे पता नहीं था कि मेरे कपड़ों का चुनाव आप दोनों के लिए इतना ज़रूरी है। मुझे थोड़ा असहज महसूस हो रहा है जिस तरह से आप लोग मुझे घूर रहे हैं, मानो मैं कोई मांस का टुकड़ा हूँ। कृपया अपनी गंदी नज़रें अपने पास ही रखें, कीबा-सान, नारुतो ने विनम्रता से जवाब दिया, जिससे कीबा शर्म से लाल हो गया और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। सासुके को भी अपनी हंसी रोकनी पड़ी। हालांकि उस गोरे लड़के ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था, लेकिन किसी और को अपनी विनम्रता से की गई अपमानजनक बातों का शिकार होते देखना मज़ेदार था। हिनता ने अपने उस उग्र साथी की ओर गुस्से से देखा। वह बाद में उससे बात करेगी कि वह अपनी गंदी नज़रें नारुतो-कुन से दूर रखे। तभी एक आवाज़ ने उनकी बातचीत रोक दी। अरे, तुम लोग, ज़रा शांत रहो। उनका ध्यान एक औसत दिखने वाले लड़के की ओर गया, जो शायद उनसे कुछ साल बड़ा था। उसने पत्तों से बनी हिताई एटे टोपी पहन रखी थी। उसके बाल सफ़ेद, भूरे रंग के थे जिन्हें पोनीटेल में बांधा हुआ था और चेहरे पर गोल फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। नारुतो की निगाहें पल भर के लिए उस नए लड़के पर टिक गईं। उस लड़के से उसे जितनी चक्र शक्ति महसूस हो रही थी, वह आसानी से जोनिन स्तर की थी और जिस सहज, निर्बाध प्रवाह से वह प्रवाहित हो रही थी, वह उसके बेजोड़ नियंत्रण का संकेत दे रही थी। शायद वह काकाशी सेंसेई से भी बेहतर थी। उसे उस लड़के से वासना भी महसूस हुई। यौन वासना नहीं, बल्कि ज्ञान की वासना और कुछ ऐसी चीज़ जिसकी व्याख्या नारुतो ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसने निष्कर्ष निकाला कि यह लड़का खतरनाक है। उसमें कुछ तो गड़बड़ है।
उसने फैसला किया कि उसे उस लड़के पर नज़र रखने का कोई तरीका ढूंढना होगा। ये बदलाव बस एक पल के लिए ही रहा और किसी ने भी उसके चेहरे के भाव में आए इस बदलाव को नोटिस नहीं किया, इससे पहले कि नारुतो का चेहरा वापस अपने सामान्य सौम्य भाव में लौट आया। तो तुम ही वो नवागंतुक हो जिन्होंने अभी अभी अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है, सही कहा ना? तुम सब अपने प्यारे चेहरों के साथ मस्ती कर रहे हो। अरे यार, ये कोई फील्ड ट्रिप तो नहीं है, उन्होंने कहा। तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले? इन्होंने गुस्से से कहा। मैं याकुशी काबुतो हूँ, अपने आसपास देखो, उसने सलाह दी। उनके चारों ओर बाकी जैनिन उन्हें उपहास और घृणा भरी निगाहों से देख रहे थे। इससे अधिकांश नए सैनिक घबरा गए। तुम्हारे पीछे वाले अमेगा कुरेसे हैं, उनका स्वभाव गुस्सैल है, काबुतो ने 3 गुस्से में भरे जैनिन की ओर इशारा करते हुए कहा। परीक्षा से ठीक पहले होने के कारण सभी तनाव में हैं। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है ताकि तुम पर कोई जुल्म न करे, उसने उनसे कहा। उनमें से अधिकतर ने पहले से कहीं अधिक घबराहट के साथ कमरे में इधर उधर देखा। उन्होंने अपना ध्यान फिर से काबुतो पर केंद्रित किया, जिसने दोबारा बोलना शुरू किया। मुझे लगता है इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप लोग तो बिल्कुल नौसिखिया हैं और कुछ नहीं जानते। इससे मुझे अपना पुराना रूप याद आ जाता है, उन्होंने पुरानी यादें ताज़ा करते हुए कहा। काबुतो-सान, है ना? तो क्या यह आपका दूसरी बार आना है? सकुरा ने पूछा। नहीं, दरअसल यह मेरा 7वां प्रयास है, उसने शर्माते हुए जवाब दिया, जिससे वे चौंक गए। उस जवाब ने नारुतो के मन में और भी ज्यादा चिंता पैदा कर दी। वो अब तक चुपचाप बातचीत सुन रहा था, लेकिन ये बात कि जोनिन स्तर का ये लड़का 7 बार परीक्षा में फेल हो चुका है, नारुतो को बिल्कुल भी रास नहीं आए। वो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा था। नारुतो को इस लड़के पर कड़ी नज़र रखनी होगी। वो बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने कहा, ये परीक्षा साल में 2 बार होती है और यह मेरा 4था साल है। इसका मतलब है कि आपको इस परीक्षा के बारे में काफ़ी जानकारी है ना? साकुरा ने पूछा। काबुतो ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाया। लेकिन वो परीक्षा में पास नहीं हुआ है, शिकामाओ ने बताया। हाँ, ये सच है, काबुतो ने शर्माते हुए कहा और अपने सिर के पीछे हाथ फेरा। क्या चुनिन परीक्षा इतनी कठिन है? ये तो और भी मुश्किल होता जा रहा है, शिकामाओ ने टिप्पणी की। शायद मुझे अपनी प्यारी जूनियर को कुछ जानकारी देनी चाहिए, काबुतो ने लुभावने अंदाज में कहा और फिर ताश के पत्तों का एक डेक निकाला। इन पहचान कार्डों से, आसान शब्दों में कहें तो, ये ऐसे कार्ड हैं जिन पर मैंने अपने चक्र का इस्तेमाल करके जानकारी अंकित की है। मैंने पिछले 4 सालों से इस परीक्षा से जुड़ी जानकारी इकट्ठा की है। कुल मिलाकर लगभग 200 कार्ड हैं। उसने अपनी बात पूरी की। क्या वहाँ कोई ऐसे कार्ड हैं जिनमें विस्तृत व्यक्तिगत जानकारी हो? सासुके ने पूछा। हाँ, हैं। क्या कोई ऐसा है जिसमें तुम्हारी दिलचस्पी है? काबुतो ने पूछा। सासुके ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की जानकारी पूरी तरह सटीक नहीं है, लेकिन मैंने उसे सुरक्षित रख लिया है। उसमें तुम 9 लोगों के बारे में भी जानकारी शामिल है, काबुतो ने कहा। जिन लोगों में तुम्हारी दिलचस्पी है, उनके बारे में जो कुछ भी तुम जानते हो, मुझे बताओ, काबुतो ने सलाह दी। सबकू नोगारा, सुंगाकुरसे और रॉक ली कोनोहागाकुरेसे, सासुके ने कहा। ओह, आपको उनके नाम पता हैं? तो फिर ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उसने अपने डेक से 2 कार्ड निकालते हुए कहा। चलिए रॉक ली से शुरू करते हैं। वह आपसे 1 साल बड़ा है। मिशन का अनुभव 20D रैंक और 11C रैंक। स्क्वाड लीडर माइटो गाय। पिछले 1 साल में उसके ताइजुत्सु कौशल में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन उसके बाकी कौशल लगभग न के बराबर हैं। पिछले साल एक कुशल नौसिखिए के रूप में उसने सबका ध्यान खींचा था, लेकिन उसने चूनिन परीक्षा नहीं दी। उसकी टीम में टैंटन और ह्युगानेजी हैं। उसने अपनी बात खत्म की। नारुतो ने देखा कि ली के ह्युगा टीममेट का नाम सुनते ही हिनता सहम गई। उसे वो घमंडी लड़का याद आया जो कुछ समय पहले सासुके से मुकाबला करना चाहता था। जूड़े वाली लड़की तो जाहिर तौर पर टैंटन ही होगी। अब देखते हैं सबाकू नोगारा को। मिशन का अनुभव 8C रैंक मिशन और ये तो कमाल है, लेकिन उसने एक जैनिन के रूप में B रैंक मिशन पूरा किया। वो एक विदेशी निंजा है और पहली बार परीक्षा दे रहा है, इसलिए मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन लगता है वो अपने सभी मिशनों से सुरक्षित लौट आया है। ये कहते हुए नए निंजा चौंक गए। उसने जैनिन के रूप में B रैंक का मिशन पूरा किया और बिना किसी चोट के वापस आ गया? शिकामाओ ने अविश्वास से पूछा। इसके बाद काबुतो ने इस वर्ष की परीक्षाओं में भाग लेने वाले विभिन्न गुप्त गांवों की ओर इशारा किया, साथ ही इन परीक्षाओं के आयोजन का अपना कारण बताते हुए कहा कि ये राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन स्थापित करने का एक तरीका है। उन्होंने ओटोकुरे की एकमात्र टीम को एक नया गांव बताकर खारिज कर दिया। नारुतो ने कमरे के पिछले हिस्से से हो रही तेज हलचल को महसूस किया और उसने ये भी देखा कि काबुतो ने भी इसे महसूस किया, लेकिन उसने अनदेखा करने का नाटक किया।
भीड़ में से एक ओटो गेनिन अचानक निकला और काबूतों पर 2 कुनाई फेंकी, जिन्हें काबूतों ने आसानी से पीछे हटकर चकमा दे दिया। फिर उसका सामना दूसरे ओटो गेनिन से हुआ, जो पट्टियों से ढका हुआ था और उसकी एक आंख खुली थी। ओटो गेनिन ने अपने दाहिने हाथ से, जिसमें एक अजीब धातु का उपकरण लगा था, काबूतों पर वार किया। काबूतो पीछे हटकर बच गया। काबूतो ने हल्की सी मुस्कान दी, फिर उसके चश्मे टूट गए और वह एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके दाहिने कान से खून बह रहा था। नारुतो ने महसूस किया कि चकमा देने के बाद भी उस आदमी के हाथ पर लगे उपकरण ने, अगर उसके गांव के नाम से अंदाजा लगाया जाए, तो किसी प्रकार की ध्वनि तरंग छोड़ी जिसने काबूतो को भ्रमित कर दिया और उसके कान का पर्दा फाड़ दिया। लेकिन नारुतो के लिए सबसे दिलचस्प बात काबूतो की हरकतें थीं। उसकी तेज नज़रें साफ देख सकती थीं कि वह खुद को उस तरह से चलने के लिए मजबूर कर रहा था जिस तरह से वह सामान्य रूप से नहीं चलता था। वह जानबूझकर कुछ बेढंगे तरीके से चल रहा था, मानो वह अपने शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया से लड़ रहा हो। 4 साल लगातार ये परीक्षा देने वाले एक अनुभवी व्यक्ति के लिए तुम उतने अच्छे नहीं हो जितना मैंने सोचा था, पट्टियों में लिपटे व्यक्ति ने कर्कश स्वर में कहा। इसे अपने कार्डों में लिख लो। ओटोकुरे की टीम निश्चित रूप से चूनिन बनेगी, है पूरी शैली का माथे पर रक्षक पहने हुए एक व्यक्ति ने घमंडी स्वर में घोषणा की। कमरे में तनाव अचानक बढ़ गया। अधिकांश जैनिन लड़ाई शुरू करने के लिए बेताब दिख रहे थे। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, कक्षा के सामने धुएं के एक विस्फोट ने उनका ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद एक शक्तिशाली आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। चुन रहो, कीड़े मकोड़ों। वो एक लंबा आदमी था जिसने काला ट्रेंच कोट पहना हुआ था और उसके चेहरे पर 2 निशान थे। मैं चूनिन चयन परीक्षा के पहले परीक्षण का परीक्षक मोरिनो इबिकी हूँ, उसने घोषणा की। उसने चुपचाप कमरे का जायजा लिया। उसकी पैनी निगाहें सभी जैनिन पर घूम रही थीं। फिर उसने कमरे के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। ओटोकुरे के तुम तीनों, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे परीक्षा कक्ष में मनमानी कर सकते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तुरंत अयोग्य घोषित कर दूं? उसने धमकी दी। तीनों डरे हुए नहीं दिखे और उनका थोड़ा घमंडी रवैया बरकरार रहा। माफ करना, ये मेरी पहली परीक्षा है, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित हो गया था, पट्टियों से ढके हुए लड़के ने जवाब दिया। इबिकी ने बस मुस्कुरा दिया। ये कहने का अच्छा मौका है, परीक्षा के दौरान आप लोगों को आपस में लड़ने की अनुमति नहीं है, जब तक कि परीक्षक आपको अनुमति न दें। अनुमति मिलने पर भी आप किसी दूसरे को मार नहीं सकते। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा वो तुरंत फेल हो जाएगा, समझे? उसने धमकी भरे लहजे में कहा। हप्पुरी शैली की हिताई एटे पहने हुए घमंडी ओटोनिन ने बस उसे देखकर मुस्कुरा दिया। ये परीक्षा तो बहुत आसान और सरल लग रही है, उसने बड़े घमंड से कहा। कमरे में तैनात चुनिन परीक्षकों ने उस अज्ञानी लड़के पर बस हल्के से हंस दिया। अब हम चुनिन चयन परीक्षा का पहला परीक्षण शुरू करेंगे। आगे आइए, 1 नंबर निकालिए और निर्धारित सीट पर बैठ जाइए। फिर हम परीक्षा के प्रश्न पत्र बांटेंगे, इबिकी ने निर्देश दिया। इकट्ठे हुए चूनिन बनने की चाह रखने वाले छात्रों ने निर्देशानुसार काम किया और जल्दी से अपनी जगह बना ली। नारुतो ने 53 नंबर का सिक्का निकाला और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। उसने कमरे में चारों ओर देखा और पाया कि गांव से संबद्ध छात्रों की संख्या लगभग बराबर थी। उसने अपनी दाहिनी ओर देखा और हिनता को घबराकर इधर उधर हिलते हुए देखा। लड़की के प्यारे व्यवहार को देखकर उसे मन ही मन मुस्कुराना पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतने सालों तक सकुरा का पीछा क्यों किया, जबकि हिनता जैसी कोई लड़की उसके लिए रोमांटिक भावनाएं रखती थी। वो अभी इस बारे में कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने लड़की की घबराहट को शांत करने की कोशिश की। हिनता, उसने उसे पुकारा, जिससे वो अपनी सीट पर थोड़ा उछल पड़ी। उसके चेहरे की लाली फिर से पूरी तरह से लाल हो गई। नारुतो-कुन, उसने शर्माते हुए हकलाते हुए कहा। उसे बहुत खुशी थी कि नारुतो-कुन उससे बात करने के लिए समय निकाल रहा था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। चलो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, ठीक है? उसने कहा। उसने देखा कि उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं, फिर वह थोड़ी सीधी होकर बैठ गई और ऐसा लगा जैसे उसने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया हो। मनचाहा परिणाम देखकर उसने बस मन ही मन सिर हिलाया और आराम से बैठ गया। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनो। पहले टेस्ट के कुछ जरूरी नियम हैं। मैं कोई सवाल नहीं लूंगा, इसलिए ध्यान से सुनो, उन्होंने विराम चिन्ह लगाते हुए कहा। इस समय सभी का ध्यान उनकी ओर था। पहला नियम यह है कि आपको शुरुआत में 10 अंक दिए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में 10 प्रश्न हैं, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का है। ये परीक्षा अंक कटौती पर आधारित है। अगर आप एक भी प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हैं तो आपके अंक घटकर 7 रह जाएंगे। दूसरा नियम, पास फेल का फैसला आपकी टीम के कुल अंकों के आधार पर होगा। उनके इस कथन से सभी प्रतिभागियों में हंगामा मच गया। चुप रहो, इसके पीछे एक कारण है, इसलिए चुप रहो और सुनो। अगला नियम, अगर परीक्षक को पता चलता है कि तुमने परीक्षा के दौरान नकल की है या कुछ ऐसा ही किया है,
हर हरकत के लिए तुम्हारे 2 अंक कटेंगे। दूसरे शब्दों में, कुछ लोगों को बिना परीक्षा की जांच करवाए ही परीक्षा छोड़कर जाना पड़ेगा। जो लोग बिना सोचे समझे नकल करते हैं, वे सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। तुम सब चूनिन बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम शिनोबी हो, तो एक बेहतरीन शिनोबी की तरह व्यवहार करो। साथ ही, अगर किसी टीम में किसी को भी 0 अंक मिलते हैं, तो पूरी टीम फेल हो जाएगी। आखिरी सवाल परीक्षा शुरू होने के 45 मिनट बाद दिया जाएगा। तुम्हारे पास परीक्षा के लिए 1 घंटा है, शुरू करो। इबिकी ने आदेश दिया। तुरंत ही, सभी परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षाएं पलटी और काम पर लग गए। नारुतो कभी भी खुद को प्रतिभाशाली नहीं कहेगा। उसके लिए, ये शब्द उन कमज़ोर लोगों का पर्याय है जो पारिवारिक नाम के पीछे छिपते हैं, और उन आलसी लोगों का जिनमें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की लगन नहीं होती। वो खुद को कभी भी ऐसा नहीं कहेगा। उसका जीवन हर दिन एक संघर्ष था। उसके पास जो कुछ भी है, उसके लिए उसने जीतोड़ मेहनत की है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने खून पसीना बहाया है। उसे अपनी मेहनत पर गर्व था। इसके बावजूद, वह यह मानता था कि कुछ चीज़ों में उसकी स्वाभाविक प्रतिभा थी। फुइनजुत्सु उनमें से एक थी। नारुतो एक शरारती भी था, और उसे इस पर गर्व था। उसकी शरारतें पूरे गांव में मशहूर थीं। पहले तो ये सिर्फ ध्यान आकर्षित करने का एक तरीका था, लेकिन अब, अपने अंधेरे पक्ष के साथ आत्मसात होने के बाद, वो आखिरकार समझ पाया कि उसने अनजाने में ही कितना खतरनाक कौशल हासिल कर लिया था। उसकी शरारतों से कोई बच नहीं पाता था, और उनमें रंग के गुब्बारे, धुएं के बम और रबर की गेंदें शामिल होती थीं। वो आसानी से कुनाई, शूरिकेन, सेनबोन और अब जब वो फुइनजुत्सु में निपुण हो चुका था, विस्फोटक टैग से उन्हें बदल सकता था। अचानक, हानिरहित शरारतें घातक जाल बन गईं। वह जानता था कि जिनचुरिकी होने और विशाल चक्रा भंडार के कारण उससे अग्रिम पंक्ति का योद्धा बनने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन नारुतो दिल से हमेशा एक चालाक ही रहेगा। वो कभी किताबी ज्ञान में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी युद्ध की प्रवृत्ति हमेशा उसके लिए अनमोल रही। पहले भले ही वह कितना भी अनाड़ी क्यों न रहा हो, वह हमेशा किसी न किसी तरह से स्थिति से निकलने का रास्ता ढूंढ लेता था, जैसे कि उसने ज़बुज़ा को चकमा देकर काकाशी को सुइरो नो जुत्सु से मुक्त कराया था। इसीलिए, एक चालाक होने के नाते, वह किसी के भी उसे धोखा देने की कोशिश को पहचान सकता था। एक सीधी सादी लिखित परीक्षा के लिए नियम बिल्कुल बेतुके थे। नकल करने पर 2 अंक क्यों काटे जा रहे हैं, जबकि सामान्य ज्ञान कहता है कि व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देना चाहिए? परीक्षक ने तो नकल करने की कोशिश करते समय सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी। उसने ये भी कहा था कि एक कुशल शिनोबी की तरह व्यवहार करो। उसने अपनी परीक्षा पलटी और देखा कि अधिकांश प्रश्न बेतुके थे। पिछले 6 महीनों में इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, उसे संदेह था कि वो सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएगा। शायद कुछ के उत्तर दे, लेकिन उनमें से अधिकांश एक गेनिन या औसत चूनिन के स्तर से कहीं ऊपर थे। उसे संदेह था कि वो सही उत्तर दे पाएगा, जब तक कि उसने शिकामाओ की नकल न की हो। वो अचानक सीधा बैठ गया। उसके आमतौर पर सौम्य चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। इसने सच में कुछ परीक्षकों को चौंका दिया। नारुतो ने कमरे में चारों ओर देखा तो हिनता और उसके कबीले का वो दूसरा बदमाश, दोनों ने ब्याकोक सक्रिय कर रखा था और दूसरों के जवाबों की नकल कर रहे थे। सासुके ने अपनी गुलाबी आंखों का जादू सक्रिय कर रखा था और सामने वाले व्यक्ति के हाथ के इशारों की नकल कर रहा था। छी, कितना घिसा पिटा। टेंटेन, जो बालों में गुंथी हुई थी, निंजा तार का इस्तेमाल करके छत पर लगे एक बड़े शीशे को घुमा रही थी ताकि उसे जवाब मिल सके। उसका साथी ली भी उसकी इस तरकीब का फायदा उठा रहा था। वो पागल रेगिस्तानी रैकून अपनी आंख निकालकर सामने वाले आदमी के जवाबों की नकल कर रहा था। छी, शिकामाओ खुद ही जवाब दे रहा था, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। वो ये भी देख सकता था कि शिकामाओ की परछाई चोजी की परछाई से जुड़ी हुई थी और उसके जवाब भी भर रही थी। बढ़िया। कीबा अकामारू का इस्तेमाल करके जवाब ले रहा था और शिनो के कीड़े उसे जवाब दे रहे थे। ऐसा भी लग रहा था कि इन्होंने साकुरा के जवाब पाने के लिए अपने शिंटेंशन नो जुत्सु का इस्तेमाल किया था। उसने तय किया कि उसने सभी को अच्छी तरह से परख लिया है। उसके पास जानकारी इकट्ठा करने की अचूक तकनीक थी। जैनिन बनने की चाह रखने वालों को बुरा न लगे, लेकिन इस तरह की स्थिति में उससे बेहतर कोई नहीं था। सबसे पहले उसे अपना निशाना चुनना था। उसने अपनी आंखें बंद की और नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। कमरा डर, चिंता, घबराहट, नफरत और खून खराबे जैसी भावनाओं से भरा हुआ था। अंदाजा लगाइए कि ये भावनाएं किससे आ रही थीं। आंखें घुमाना। उसने अपना ध्यान अपने से 2 सीटें आगे बैठे व्यक्ति पर केंद्रित किया। उस व्यक्ति के पास न केवल चूनिन स्तर का चक्रा भंडार था, बल्कि उसे ऊपर बताई गई कोई भी भावना महसूस नहीं हो रही थी। बाहर से देखने में वो चूनिन जैसा लग रहा था, लेकिन असल में वो काफी शांत और सहज था। इससे नारुतो एक निष्कर्ष पर पहुंचा। वो एक जासूस था। इसका मतलब था कि उसके पास सही जवाब होने चाहिए। वो फिर से मुस्कुरा उठा। अब जब उसे अपना लक्ष्य मिल गया था, तो उसे बस ध्यान भटकाने की जरूरत थी।
उसने एक खाली टैग निकाला और उस पर झटपट एक मुहर बना दी। ये काम उसने तेजी और सटीकता से किया। दरअसल इसमें 2 अपेक्षाकृत कमज़ोर मुहरों को मिलाया गया था, इसलिए ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था और काम चल गया। इसका पहला प्रभाव फ्लैशबैक जैसा था, जिसके बाद एक हल्का विस्फोट हुआ। कुछ भी जानलेवा नहीं, बस एक छोटी सी आवाज़। काम पूरा होने पर उसने एक तीसरी मुहर बनाई, जो एक सुरक्षा उपाय के रूप में काम करती थी, जिससे अंदर की चीज़ें पन्ने में गायब हो जाती थीं और केवल तभी दिखाई देती थीं जब वह चाहता था। ये कुछ हद तक उस अजीबोगरीब काबूतों के कार्डों जैसा था। ये सब करने के बाद उसने मुहर वाले हाथ मेज़ के नीचे रखे और अपनी वायु चक्रा को इकट्ठा किया। इस तत्व पर उसकी महारत ने उसे इतना छोटा काम भी बिना पसीना बहाए करने की अनुमति दी। उसने एक छोटी सी वायुधारा इकट्ठा की और उसे मुहर वाले टैग को कक्षा के सामने कहीं ले जाने दिया। उसने हिनाता की ओर देखा, जो उत्सुकता से उसे देख रही थी। जब उसने उसकी नज़र पकड़ी तो वह शर्मा गई। उसने उसे बेवकूफ बंद करने और आंखें बंद करने का इशारा किया। उसने सिर हिलाकर उसके आदेश का पालन किया। उसने चारों ओर देखा कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। फिर उसने हाथ का इशारा करके अपनी मुहर सक्रिय कर दी। चमक, कक्षा में तेज सफ़ेद रोशनी फैल गई। टकराना। इससे पहले की एक जोरदार आवाज़, जो किसी विस्फोट जैसी थी, कक्षा में गूंज उठी। कुछ देर तक कमरे में कंपन महसूस हुआ। सौभाग्य से यह जल्दी ही थम गया और सभी लोग सतर्कता से इधर उधर देखने लगे। युगा लड़के को दर्द से कराहते हुए अपनी आंखें मलते देख नारुतो को एक अजीब सा आनंद आ रहा था। सासुके की हालत भी कुछ कम नहीं थी। वो मन ही मन शैतानी हंसी हंसा। मिशन पूरा हुआ। जब सब लोग उस चमकती रोशनी में खो गए, उसने 3 कागे बुनशन बनाए और उन्हें हेंगे करके मक्खियों में बदल दिया। फिर उसने उन्हें पौधे की ओर भेज दिया। वो उन्हें यहाँ से भी मंडराते हुए देख सकता था। उसने कुछ मिनट इंतजार किया ताकि वे लड़के की उत्तर पुस्तिका याद कर लें। पिछले 6 महीनों में उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी और याद की, जिससे वो इसमें माहिर हो गया था। यह एक ऐसा कौशल है जिसे सीखने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन यह बहुत ही मूल्यवान है। उसका एक क्लोन गायब हो गया, जिससे उसे उसकी यादें देखने का मौका मिला। उसने जल्दी से अपनी शीट पर उत्तर लिख लिए। उसे सिर्फ 3 मिनट लगे और काम पूरा हो गया। उसने हिनाता की ओर देखा और उसे एक प्यारा सा थम्स अप दिखाया, जिससे वह प्यारी सी हंसी हंस पड़ी। उसने अपना सिर नीचे रखकर थोड़ी देर झपकी लेने का फैसला किया। उसने पेंसिल की कागज पर पड़ने वाली आवाज़ों के साथ साथ अयोग्य घोषित हो रही कई टीमों की आवाज़ों को भी अनसुना कर दिया। नारुतो को ठीक से पता नहीं था कि कितना समय बीत गया था, लेकिन हिनाता के हल्के थपथपाने से वह जाग गया। उसने कराहते हुए अपनी पीठ सीधी की और फिर हिनाता को धन्यवाद भरी मुस्कान दी, जिससे हिनाता एक बार फिर शर्मा गई। वो बस उस पर मुस्कुरा दिया। लगता है हमने अयोग्य लोगों को हटा दिया है, इबिकी ने कमरे के सामने खड़े होकर परीक्षार्थियों को देखते हुए टिप्पणी की। जो कुछ उन्होंने देखा उससे संतुष्ट होकर उन्होंने कहा, अब मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि 45 मिनट बीत चुके हैं। सभी सीधे खड़े हो गए। कुछ घबराए हुए लग रहे थे तो कुछ दृढ़ निश्चयी। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात कहनी है। इस आखिरी सवाल के लिए एक विशेष नियम होगा। मैं अब समझाता हूँ। यह एक बेकार नियम है। सबसे पहले आपको ये चुनना होगा कि आप 10वां सवाल हल करना चाहते हैं या नहीं, इबिकी ने कहा। चुनना है? तो अगर हम 10वां सवाल हल नहीं करते हैं तो क्या होगा? तेमारी ने उत्तेजित होकर पूछा। अगर तुम इसे नहीं लेते हो तो तुम्हारे अंक 0 हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, तुम असफल हो जाओगे। तुम्हारे साथ तुम्हारे 2 अन्य साथी भी असफल हो जाएंगे, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या? बेशक हम इसे लेना ही चुनेंगे, एक जैनिन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। और ये दूसरा नियम है। अगर आप इसे चुनते हैं और गलत करते हैं तो आप चुनिन परीक्षा देने का अधिकार हमेशा के लिए खो देंगे, इबिकी ने अपनी बात समाप्त की। इस नियम की अनुचितता पर परीक्षार्थियों में आक्रोश फैल गया। ये कैसा बेवकूफ़ी भरा नियम है? यहाँ तो वो लोग होने चाहिए जिन्होंने पहले चुनिन परीक्षा दी हो। कीबा ने गुस्से से विरोध किया। इबिकी ने जवाब में बस हल्की सी हंसी हंस दी। तुम बदकिस्मत थे। इस साल मैं ही नियम बना रहा हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें परीक्षा छोड़ने का विकल्प दिया था। जो आत्मविश्वास से भरे नहीं हैं वे परीक्षा न दें और अगले साल या उसके अगले साल परीक्षा दें। चलिए शुरू करते हैं, इबिकी ने कहा। कमरे में तनाव चरमरा गया। कई लोग अपने सामने आने वाले परिणामों के भय से कांप रहे थे। ऐसे में लोगों का छोड़कर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। नारुतो आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठ गया और मजे से सारा ड्रामा देखता रहा। उसे किसी बेतुके सवाल से डर नहीं था। हिनाता उसकी बेफिक्री और आत्मविश्वास से बेहद प्रभावित लग रही थी, इतना कि कुछ पल के लिए उसके मन में उठने वाले कई संदेह दूर हो गए। लगभग 10 मिनट बाद इबिकी ने फिर से बात की। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो अभी मौका है, उसने कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा। जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो उसने सिर हिलाया। अच्छा, दृढ़ संकल्प है। तो पहली परीक्षा के लिए यहाँ मौजूद सभी
पास हो जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी इस घोषणा पर अधिकांश परीक्षार्थी असमंजस में पड़ गए। रुको, इसका क्या मतलब है? हम पास हो गए? 10वें सवाल का क्या हुआ? सकुरा ने उलझन में पूछा। इबिकी ने जवाब में एक बार फिर मुस्कुरा दिया। शुरू में तो ऐसी कोई बात थी ही नहीं। या आप 2 विकल्पों वाले प्रश्न को 10वां प्रश्न कह सकते हैं। उन्होंने उत्तर दिया। अरे, तो वो पिछले 9 सवाल क्या थे? सब बेकार था। तेमारी ने विरोध जताया। नहीं, ऐसा नहीं है। 9 प्रश्नों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। प्रत्येक व्यक्ति के सूचना एकत्र करने के कौशल का परीक्षण करना। सबसे पहले, इस परीक्षा का उद्देश्य पहले नियम में निहित है। आपका उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण निर्णय आपकी 3 सदस्यीय टीमों पर आधारित है। इस नियम के साथ हमने आप पर अभूतपूर्व दबाव डाला कि आप अपनी टीम को असफल न होने दें। लेकिन ये प्रश्न आप जेनिन्स द्वारा हल नहीं किए जा सकते। इसलिए यहाँ मौजूद अधिकांश लोग इसी निष्कर्ष पर पहुंचे होंगे। अंक प्राप्त करने के लिए मुझे नकल करनी होगी। दूसरे शब्दों में, यह मान लिया गया था कि हर कोई नकल करेगा। इसलिए हमने 2 चूनिन्स को चुपके से अंदर भेज दिया जिन्हें उत्तर पता थे, ताकि वे नकल का निशाना बने। लेकिन मूर्खों की तरह नकल करने वाले असफल हो गए, जाहिर है। ये कहते हुए उन्होंने अपना रुमाल जैसा हिताई एटे खोला, जिससे उनका बुरी तरह से जख्मी गंजा सिर दिखाई दिया। उस पर कटने, जलने और छेदने के कई घाव थे। यह एक भयानक दृश्य था। कुछ जेनिन्स को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उल्टी आने वाली हो। क्यों? कई बार सूचना का मूल्य जीवन से भी अधिक हो सकता है, और मिशनों और युद्ध क्षेत्रों में सूचना का संबंध लोगों के जीवन से होता है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा देखे जाने के बाद दुश्मन को मिलने वाली सूचना हमेशा सटीक नहीं होती। ये याद रखना, गलत सूचना मिलने से आपके गांव और साथियों को भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमने आपको धोखे से सूचना एकत्र करने के लिए मजबूर किया। हमने उन लोगों को निकाल दिया जो इस क्षेत्र में कमजोर थे। यही सब चल रहा था, उन्होंने समझाया। लेकिन मैं अब भी उस आखिरी सवाल से सहमत नहीं हो सकती, तेमारी ने टिप्पणी की। लेकिन 10वां प्रश्न पहले टेस्ट का मुख्य प्रश्न था। अपनी बात पर लोगों की उलझन देखकर उन्होंने आगे कहा, मुझे समझाने दीजिए। 10वां प्रश्न उत्तर दें या ना दें वाला था। कहने की जरूरत नहीं, यह एक कठिन 2 विकल्पों वाला प्रश्न था। जिन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया, वे अपनी टीम के साथ असफल हो गए। यदि आपने इसका उत्तर देने का विकल्प चुना और आप इसका उत्तर नहीं दे पाए, तो आपको चूनिन परीक्षा से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता। यह एक बहुत ही बेईमानी भरा प्रश्न था। अब इस 2 विकल्पों वाले प्रश्न के बारे में सोचिए। मान लीजिए कि आप चूनिन बन गए हैं। आपका मिशन एक गुप्त दस्तावेज को हासिल करना है। दुश्मन शिनोबी की संख्या, उनके हथियार और क्षमताएं अज्ञात हैं, और हो सकता है कि उन्होंने जाल बिछा रखे हों। अब क्या आप इस मिशन को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपकी और आपके साथियों की जान खतरे में है, आप खतरनाक मिशनों से बच सकते हैं? उत्तर है नहीं। कुछ मिशन ऐसे होते हैं जिनमें भारी जोखिम होता है, लेकिन उनसे बचा नहीं जा सकता। जरूरत पड़ने पर अपने साथी के सामने साहस दिखाने की क्षमता और मुश्किल हालात से निकलने की क्षमता, यही हम एक चूनिन, एक दस्ते के नेता में ढूंढते हैं। जो लोग नाजुक स्थिति में अपनी किस्मत दांव पर नहीं लगा सकते, हालात, जो लोग अगले साल के डर से मौका मिलने पर भी हार मान लेते हैं और अनिश्चित भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, ऐसे कमजोर इरादे वाले मूर्खों को चूनिन बनने का कोई हक नहीं है। मेरा यही मानना है। मेरा कहना है कि परीक्षा देने का फैसला करके आपने 10वें कठिन सवाल का सही जवाब दिया है। आप आने वाली मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आपने प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। चूनिन परीक्षा का पहला चरण अब समाप्त होता है। आपको शुभकामनाएं। इबिकी ने ये कहते हुए सभी प्रतिभागियों को राहत दी। हालांकि उनकी निगाहें दाईं ओर खिड़की की तरफ टिक गईं। नारुतो ने चक्रा के संकेत को बहुत तेज गति से पास आते हुए महसूस किया। खिड़की अंदर की ओर टूट गई और कक्षा के सामने एक बड़ी काली गेंद गिरी। फिर वो खुलने लगी और 2 अलग अलग कुनाई से छत पर टांग दी गई। वो एक बैनर जैसा लग रहा था। बैनर पर लिखा था, सेक्सी सेकंड प्रॉक्टर मिताराशी अनको यहाँ हैं। बैनर के सामने एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसके बैंगनी बाल पाइनएप्पल स्टाइल की पोनीटेल में बंधे थे और उसकी आंखें हेजल रंग की थीं। उसने मेश बॉडी सूट, एक छोटी नारंगी मिनी स्कर्ट और एक लंबा ट्रेंच कोट पहना हुआ था। सब लोग, खुश होने का समय नहीं है। मैं चूनिन परीक्षा की दूसरी निरीक्षक मिताराशी अनको हूँ। चलिए अगली परीक्षा के लिए चलते हैं। मेरे पीछे आइए। उसने जोश से अपनी मुट्ठी हवा में उठाते हुए घोषणा की। कक्षा की पूर्ण शांति में झींगुरों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। नारुतो उस महिला के जीवंत व्यवहार पर मुस्कुराया। वो वाकई मनोरंजक थी और साथ ही खूबसूरत भी। माहौल को समझना सीखो। बैनर के पीछे से बाहर निकलते हुए इबिकी ने टिप्पणी की। अनको को अपनी प्रतिक्रिया पर शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उसने बचे हुए उम्मीदवारों की संख्या देखी। 78। इबिकी, तुमने 26 टीमों को पास होने दिया। क्या तुम नर्म पड़ रहे हो?
उसने व्यंग्यपूर्ण लहजे में टिप्पणी की। नहीं, ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारे उत्कृष्ट छात्र हैं, इबिकी ने जवाब दिया। अगर तुम ऐसा कहती हो, मैं अगले चरण में उनमें से कम आधे को तो ज़रूर बाहर कर दूंगी, अनको ने धमकी भरे लहजे में कहा। मैं बहुत उत्साहित हो रही हूँ। मेरे पीछे आओ बच्चों, उसने आदेश दिया और चली गई। बाकी चूनिन बनने की चाह रखने वाले उसके पीछे भागने लगे। लगभग आधे घंटे तक यात्रा करने के बाद वे गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे। नारुतो को अंदाजा हो गया था कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उसका प्रशिक्षण मैदान यहाँ से ज्यादा दूर नहीं था। अनको एक भयावह दिखने वाले जंगल के सामने आकर रुक गई, जो बड़ी बड़ी बाड़ों से घिरा हुआ प्रतीत होता था। पूरे क्षेत्र के फाटकों पर अनगिनत चेतावनी और खतरे के संकेत लगे हुए थे। वो जगह मौत की दुर्गंध से भरी हुई थी। इससे अधिकांश परीक्षार्थी भय से कांप उठे। यहीं पर दूसरी परीक्षा होगी। प्रशिक्षण मैदान 44 में आपका स्वागत है, जिसे मृत्यु का वन भी कहा जाता है। और यकीन मानिए, आप खुद अनुभव करेंगे कि इस जगह को मृत्यु का वन क्यों कहा जाता है। अनको ने अपने चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान के साथ घोषणा की, जिसे देखकर अधिकांश जैनिन डर के मारे कांपने लगे। सकुरा वहीं बेहोश होने को तैयार लग रही थी, जबकि सासुके एक अच्छी चुनौती के बारे में सोचकर मुस्कुरा रहा था। टीम 7 की आखिरी सदस्य आलस से आसमान में बादलों को घूर रही थी। परीक्षक की बातों पर उसे जरा भी ध्यान नहीं था। जाहिर है, इससे परीक्षक को बहुत गुस्सा आया। उसने झट से अपनी आस्तीन से कुनाई निकाली और उसे घातक सटीकता से नारुतो पर फेंक दिया। कुनाई उसके गाल को छूते हुए निकली और खून बहने लगा, लेकिन नारुतो हिला तक नहीं। अनको गायब हो गई, फिर उसके पीछे प्रकट हुई और उसे कसकर गले लगा लिया, फिर झुककर उसके गाल से खून चाट लिया। यह नज़ारा देखकर वहां मौजूद ज्यादातर लोग बुरी तरह डर गए। तुम्हारे जैसे अत्यात्मविश्वासी ही सबसे पहले मरते हैं, गोरे, उसने व्यंग्यपूर्वक चेतावनी दी। फिर भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो चिढ़ गई कि वह इतना बेपरवाह लग रहा था और वह दूसरा तरीका आजमाने ही वाली थी कि तभी उसने आसमान से नज़र हटाकर उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक शांत भाव आ गया, जिससे वो और भी घबरा गई। 97 सेंटीमीटर, मेरा अंदाजा है कि यह सी कप होगा, नारुतो ने कहा। लड़के की इस हिम्मत पर अनको शर्म से लाल हो गई। और तो और, उसने सही नाप बताया था, क्योंकि ये उसके असली नाप थे। उसे खुद को रोकना पड़ा ताकि वह उस पर झपटने से न हिचकिचाए। ओह, मुझे लगता है यहाँ एक बदतमीज लड़का है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मछली की तरह चीरफाड़ कर दूं? उसने धमकी दी। बिल्कुल नहीं, मैं खुद को रोक नहीं सकता। किशोरावस्था से गुजर रहे एक स्वस्थ युवक के रूप में सार्वजनिक रूप से किसी महिला द्वारा छेड़छाड़ किए जाने पर मेरी ऐसी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है, खासकर तुम्हारे जैसी खूबसूरत महिला द्वारा, उसने ईमानदारी से जवाब दिया। उसके जवाब पर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। एक जैनिन द्वारा अपमानित किए जाने की शर्मिंदगी, सबके सामने अपनी छाती के आकार का खुलासा होने और छेड़छाड़ का आरोप लगने पर गुस्सा, और इतनी अजीब स्थिति में भी इतनी सच्ची तारीफ सुनकर शर्मिंदगी का मिला जुला भाव। उसके जानने वालों में से कोई भी उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता, खासकर उसकी प्रतिष्ठा को देखते हुए। उस प्यारे सुनहरे बालों वाले लड़के को जवाब देने से पहले ही उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जिससे उसने अपनी कुनाई निकाल ली। उसने देखा कि उसके कंधे के ऊपर एक लंबी जीभ दिखाई दी, जिसमें वही कुनाई थी जो उसने पहले नारुतो पर फेंकी थी। वो जीभ कुसागाकुरे के एक लंबे बालों वाले गेनिन की थी। नारुतो ने अपने चेहरे के भावों को बदलने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, जबकि असल में उसे उल्टी आने की तीव्र इच्छा को दबाना पड़ रहा था। कुसा गेनिन से उसे जो भावनाएं महसूस हो रही थीं, वे घिनौनी और निंदनीय थीं। उसके पास होकागे के लगभग बराबर चक्रा था और वह दूषित था। उसकी सहज प्रवृत्ति उसे उस व्यक्ति से यथासंभव दूर जाने के लिए कह रही थी। उसने मन ही मन उस व्यक्ति से दूर रहने का निश्चय कर लिया। ये लो तुम्हारा कुनाई, कुसा गेनिन ने अनको से कहा। धन्यवाद, उसने उत्तर दिया, लेकिन मेरे पीछे इस तरह मत खड़े होइए, वरना कम उम्र में ही मर जाना चाहते हो, उसने सलाह दी। खैर, खून देखकर मुझे खुजली होने लगती है, और मेरे प्यारे बाल कट गए, इसलिए मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया। मुझे माफ़ करना, कुसा जेनिन ने ये कहकर वहां से चले गए। लगता है आज यहाँ बहुत सारे गुस्सैल लोग आए हैं, ये दिलचस्प होने वाला है, अनको ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ सबसे ज्यादा गुस्सैल तो तुम हो, नारुतो ने बेपरवाही से उसकी ओर देखते हुए कहा, जिससे उसके चेहरे पर एक बार फिर हल्की सी शर्मिंदगी झलक उठी, और फिर उसने उसे तीखी नज़र से घूरते हुए मौत के जंगल के मुख्य द्वार पर अपनी जगह की ओर वापस चली गई। दूसरा टेस्ट शुरू करने से पहले मैं ये सबको बांट रही हूँ, उसने पर्चे निकालते हुए कहा। ये सहमति पत्र हैं, इस परीक्षा में बैठने वाले सभी लोगों को इन पर हस्ताक्षर करने होंगे। क्यों? कीबा ने पूछा। अब आगे लोगों की मौत होगी, इसलिए आगे बढ़ने से पहले हमें लोगों की सहमति चाहिए। मैं और कोनोहा दोनों ही आपकी मृत्यु के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं, उसने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, जिससे उपस्थित लोगों के रोंगटे खड़े हो गए।
अब मैं दूसरे परीक्षण की व्याख्या शुरू करती हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप सभी को एक बेहद कठिन जीवन रक्षा प्रतियोगिता से गुजरना होगा। सबसे पहले मैं इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। प्रशिक्षण मैदान 44 एक गोलाकार क्षेत्र है जो 44 बंद दरवाजों से घिरा हुआ है। इसके बीच में एक नदी, एक जंगल और एक मीनार है। मीनार दरवाजों से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। इस सीमित स्थान के भीतर आपको एक विशेष जीवन रक्षा कार्यक्रम से गुजरना होगा। इस कार्यक्रम में शामिल है एक प्रतियोगिता जहां कुछ भी हो सकता है। इन स्क्रॉलों के लिए उन्होंने एक सफ़ेद और एक नीले स्क्रॉल को दिखाते हुए समझाया। स्वर्ग का स्क्रॉल और पृथ्वी का स्क्रॉल। आप इन स्क्रॉलों के लिए लड़ेंगे। कुल 26 टीमों ने पहला परीक्षण पास किया। इनमें से आधी टीमों को स्वर्ग का स्क्रॉल मिलेगा, बाकी आधी टीमों को पृथ्वी का स्क्रॉल मिलेगा। प्रत्येक टीम को इनमें से एक स्क्रॉल मिलेगा। सीधे शब्दों में कहें तो आपको इनके लिए लड़ना होगा। और पास होने के लिए क्या क्या करना होगा? सासुके ने पूछा। आसान है, अपने साथियों के साथ स्वर्ग और पृथ्वी के ग्रंथ मीनार में ले आओ, अंको ने जवाब दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो जिन 13 टीमों या यहाँ मौजूद आधे लोगों की पांडुलिपि चोरी हो जाएगी वे असफल हो जाएंगे। सकुरा ने यह निष्कर्ष निकाला। लेकिन इसे 120 घंटे की समय सीमा के भीतर पूरा करना होगा, या ठीक 5 दिनों के भीतर, अंको ने कहा। 5 दिन? इन्होंने हैरानी से चिल्लाकर कहा। खाने का क्या होगा? चौजी चिंतित होकर बोला। खुद ही ढूंढ लो, जंगल प्रकृति का खजाना है, वहां भरपूर भोजन होना चाहिए, उसने जवाब दिया। हालांकि यहाँ बहुत सारे आदमखोर जानवर, जहरीले कीड़े और जहरीले पौधे हैं। काबुतो ने चेतावनी दी, जिससे चोजी आशंका से कराह उठा। बेवकूफ़ी, इसीलिए तो इसे जीवन रक्षा कहते हैं, इन्होंने ताना मारा। साथ ही 13 टीमों या 39 लोगों का उत्तीर्ण होना संभव नहीं है, उदास युगा ने कहा। समय बीतने के साथ साथ आपको ज्यादा चलना फिरना पड़ेगा, इसलिए शरीर को आराम देने का समय कम होता जाएगा। ये काफी मुश्किल लगता है, रॉकली ने अपने चेहरे पर चुनौती भरी मुस्कान लिए कहा, जिससे उनके दांत चमक उठे। अंको ने घोषणा की, एक स्क्रॉल के लिए होने वाली लड़ाई में लोग घायल होंगे और जो लोग इस कार्यक्रम की सख्ती को सहन नहीं कर पाएंगे वे भी सामने आएंगे। माफ कीजिए, क्या हम बीच में ही रुक सकते हैं? शिकामाओ ने पूछा। नारुतो अपने इस अंदाज पर मन ही मन मुस्कुराया। नियम के अनुसार परीक्षा के दौरान आपको हार मानने की अनुमति नहीं है। आपको 5 दिन जंगल में बिताने होंगे, अंको ने उत्तर दिया। जैसा मैंने सोचा था, कितनी परेशानी वाली बात है, शिकामाओ ने फुसफुसाते हुए कहा। इस विषय पर चर्चा करते हुए यहाँ कुछ शर्तें हैं जिनके तहत आप असफल हो सकते हैं। पहली शर्त यह है कि यदि कोई टीम अपने 3 साथियों के साथ दोनों पांडुलिपियां टावर तक नहीं ला पाती है तो वह असफल हो जाएगी। दूसरी शर्त यह है कि यदि कोई टीम अपना कोई साथी खो देती है या ऐसा साथी लाती है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता तो वह असफल हो जाएगी। साथ ही ध्यान रहे, टावर पहुंचने से पहले आपको पांडुलिपियों के अंदर देखने की अनुमति नहीं है। यदि आप चूनिन बनते हैं तो आपको अत्यंत गोपनीय दस्तावेजों को संभालना होगा। यह नियम आपकी विश्वसनीयता निर्धारित करने के लिए बनाया गया है, अंको ने कहा। उस स्पष्टीकरण के बाद टीमों को एक छोटी सी झोपड़ी में जाने के लिए कहा गया जहां उन्होंने अपने सहमति पत्र जमा किए और उन्हें अपना दस्तावेज तथा जंगल में प्रवेश करने वाले द्वार का नंबर दिया गया। ये सब कुछ निजी तौर पर हुआ, इसलिए किसी भी टीम को यह नहीं पता था कि दूसरी टीम के पास कौन सा दस्तावेज है। टीम 7 गेट 12 के सामने खड़ी थी। सासुके और नारुतो परीक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं लग रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सकुरा बेहद उत्साहित दिख रही थी। नारुतो सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्यों था। दूसरा परीक्षण शुरू होने वाला है, आप लोगों के लिए एक आखिरी सलाह, मरना मत, अंको ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक धमाके के साथ परीक्षण शुरू होने का संकेत मिला। टीमें तुरंत जंगल की ओर दौड़ पड़ीं। जैसे ही नारुतो ने जंगल में कदम रखा, उसे तरह तरह की संवेदनाओं का एक झटपट अनुभव हुआ। ये संवेदनाएं लगभग असहनीय थीं, इतनी कि वह एक घुटने पर गिर पड़ा। उसके सिर में असहनीय पीड़ा हो रही थी, मानो वो इन संवेदनाओं के अत्यधिक बोझ से बेहाल हो गया हो। क्यू-चान, क्या हो रहा है? उसने दांत पीसते हुए मन ही मन सवाल किया। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो इस जंगल की अत्यधिक नकारात्मकता के कारण तुम्हारी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की क्षमता पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है। बाकी जैनिन को छोड़ भी दें तो भी लगता है कि यह जगह हर तरह के जानवरों, कीड़ों और नरभक्षी पौधों से भरी पड़ी है। ये सभी नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न करते हैं। तुम पहले कभी ऐसे वातावरण में नहीं रहे हो, इसलिए तुम उन तमाम भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे हो जिन्हें तुम अभी अनजाने में महसूस कर रहे हो। हालांकि तुमने पिछले कुछ महीनों में बहुत अभ्यास किया है, लेकिन इस क्षमता को नियमित रूप से नकारात्मक भावनाओं के विशाल भंडार, जैसे कि इस जंगल के संपर्क में आए बिना सक्रिय रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता, क्यूबी ने समझाया। नारुतो ने झुंझलाहट में अपने दांत पीस लिए।
वेव के बाद ये पहली बार था जब वो ऐसी प्रतिकूल स्थिति का सामना कर रहा था। ओ ए डोबे, तुम क्या कर रहे हो? सासुके ने पूछा। कुछ नहीं, बस थोड़ा समय लेकर खुद को माहौल के अनुकूल ढाल रहा हूँ, उसने सासुके को जवाब दिया। क्या आप इसे बंद कर सकते हैं? उसने पूछा। मैं कर सकता हूँ, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि आपको फिर कभी इस जगह पर आने की अनुमति मिलेगी या नहीं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अगले कुछ दिनों तक यहाँ प्रशिक्षण लेने में समय लगाता ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो, क्यूबी ने सुझाव दिया। आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी टीम से अलग होने का कोई तरीका ढूंढना होगा। मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि जब मैं व्यस्त रहूं तो वे सुरक्षित रहें। कुछ समय के लिए उनकी संपर्क सुविधा बंद कर देनी चाहिए, जब तक मैं उनसे अलग न हो जाऊं, उन्होंने कहा। क्यूबी द्वारा उसकी शक्ति छीन लिए जाने के बाद उसने आखिरकार खुद को संभाला और अपनी टीम के साथ जंगल से होते हुए आगे बढ़ा। रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे पर नजर रखते हुए उसने चुपके से एक परछाई का क्लोन बनाया और उसे हेंगे करके अपनी टीम के पास मौजूद स्वर्ग के स्क्रॉल की एक प्रति में बदल दिया। उसकी टीम का स्क्रॉल इस समय सासुके के कुनाई होल्स्टर में रखा हुआ था। वो इसे अपने पास रखना चाहता था, लेकिन सासुके और उसके साथी बहुत नाराज लग रहे थे। उसने पुराने तरीके से ही इसे लेने का फैसला किया। एक खुले मैदान में पहुंचने के बाद, जहां उन्हें रणनीति बनाने का समय मिल सके, नारुतो ने कावारिमी की अपनी महारत का इस्तेमाल करते हुए असली स्क्रॉल को अपने रूपांतरित क्लोन से बदल दिया। इससे न केवल किसी को उनका स्क्रॉल प्राप्त करने से रोका जा सकेगा, बल्कि अपनी टीम के सामने आने वाले किसी भी खतरे के बारे में उसे सचेत करने में भी मदद मिलेगी। अब जब उसने ये काम पूरा कर लिया था, तो उसे अपनी योजना के अगले चरण पर आगे बढ़ना था। सासुके द्वारा एक अजीब सा पासवर्ड बनाने के बाद नारुतो ने पेशाब करने की जरूरत का बहाना बनाकर वहां से जाने की अनुमति मांगी। सकुरा ने इस पर बस मुंह बनाया। जैसे जैसे वह घने जंगल में आगे बढ़ता गया, उसे एक एकांत जगह मिल गई जो उसकी जरूरतों के लिए एकदम सही थी। उसने एक कागे बुनशिन बनाया। अपने क्लोन के ऊपरी शरीर को उजागर करने के बाद उसने क्लोन के शरीर पर कई मोहरें बनाना शुरू कर दिया। ये छाया क्लोनों की लगभग नगण्य सहनशक्ति को बढ़ाने के लिए किया गया था। अगर वह इस जंगल में अपनी संवेदी क्षमता को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकाल रहा था, तो उसे ये सुनिश्चित करना था कि उसका क्लोन वार सह सके और साथ ही अपनी टीम की रक्षा भी कर सके। उसने अतिरिक्त शक्ति वाली टिकाऊपन की मोहरें बनाई, साथ ही सुदृढ़ीकरण मोहरें भी बनाई जो उसके क्लोन की जेब में स्थित चक्र भंडारण मोहर से जुड़ी थीं। हर रात सोने से पहले वो इन विशेष भंडारण मोहरों को चक्र से भरता था ताकि जरूरत पड़ने पर बैटरी के रूप में इस्तेमाल कर सके। सुदृढ़ीकरण मोहरें भंडारण स्क्रॉल से चक्र का उपयोग क्लोन को लगातार शक्ति प्रदान करने के लिए करती थीं ताकि उसे नष्ट होने से बचाया जा सके। यह एक आदर्श समाधान नहीं था, लेकिन इस जंगल में उसे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें बहुत कम थीं। उसकी पूरी ताइजुत्सु शैली चकमा देने और बचाव करने पर आधारित थी, साथ ही उसकी अविश्वसनीय गति और अमानवीय फुर्ती और चपलता के कारण उसके स्तर के लगभग बराबर या उससे कम स्तर के प्रतिद्वंद्वी उसे बहुत कम ही हरा पाते थे। इसे ध्यान में रखते हुए उसने अपने क्लोन को निर्देश देकर भेजा कि वह अपनी टीम को सुरक्षित रखे और किसी भी बड़ी लड़ाई से बचे, यानी स्क्रॉल प्राप्त करे और जितनी जल्दी हो सके टावर तक पहुंचे। अपने क्लोन के उड़ जाने के बाद नारुतो एक पेड़ के खोखले तने में छिप गया। इससे उसे अच्छी पनाह मिली और वह दूसरों की नज़रों से भी बच गया। उसे अपनी इस क्षमता पर काबू पाना जरूरी था, इससे पहले कि यह भविष्य में उसके लिए मुसीबत बन जाए। केज बुनशिन नो जुत्सु। उसने कम से कम 300 क्लोन बनाए और उन्हें अलग अलग पौधों और जानवरों में परिवर्तित कर दिया। वे हैंज अवस्था में रहते हुए भी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की क्षमता का उपयोग कर सकते थे, इस तरह वे अधिक ध्यान आकर्षित करने से बच जाते थे। इसके बाद उसने अपने अंगूठे को काट लिया, जिससे खून निकल आया। फिर उसने कई तरह की हाथापाई की और अंत में अपना हाथ जमीन पर पटक दिया। कुचियों से नो जुत्सु। धुएं के एक झटके में अकामारू से लगभग 2 गुनी बड़ी एक लोमड़ी प्रकट हुई। वह घोर काली थी, उसकी सुनहरी आंखें बुद्धिमान थीं और उसकी एक पूंछ थी जिसका सिरा सफेद था। उसे देखते ही उसने एक प्यारी सी आवाज निकाली। नारुतो समा, काफी समय हो गया, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? उसने उत्साह भरी आवाज में पूछा। हे साया, हाँ, ऐसा ही है। मुझे तुमसे एक छोटा सा काम करवाना है। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। जरूर, नारुतो समा, बस बता दीजिए, मैं तैयार हूँ, उसने प्यारी सी गुर्राहट के साथ कहा, जिससे पता चलता था कि वह गंभीर थी। नारुतो उसकी प्यारी हरकत पर मुस्कुराया और उसके कानों के पीछे खुजली करने लगा, जिससे वह खुशी से पिघल उठी। उसने कुछ और मिनट तक उसे सहलाया, फिर अपनी जेब से कपड़े का एक फटा हुआ टुकड़ा निकाला। मुझे चाहिए कि तुम इस व्यक्ति की गंध का पीछा करो। उसके बाल सफ़ेद भूरे रंग के हैं और उसने गोल चश्मा पहना हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम चुपके से उसका पीछा करो और पता लगाओ कि वह क्या कर रहा है। अगर वह तुम्हें देख ले तो तुरंत गायब हो जाना, कोई जोखिम मत लेना। मैं लगभग 5 दिनों में टावर में तुमसे मिलूंगा और तुम्हारी रिपोर्ट सुनूंगा।
शुभकामनाएं बच्ची, उसने कहा और वह कपड़ा सूंघकर उसकी बाईं ओर दौड़ पड़ी। उसने राहत की सांस ली और उम्मीद की कि उसकी छोटी दोस्त ठीक होगी। क्यूबी की कृपा से ही वह कित्सुने कबीले का सम्मना बन पाया। क्यूबी ने उसे वह कहानी सुनाई जो कुशीना ने मिनातो से सुनी थी कि कैसे जिरेया एक मेढक सम्मना बना। नारुतो, जो कभी कोई मौका नहीं छोड़ता था, ने उस जुत्सु के लिए हस्त मुद्राएं बनाई और खुद को कित्सुने के लोक में उल्टा सम्मन होते हुए पाया। कबीले ने हैरानी से उसका खुले दिल से स्वागत किया। क्यूबी की वजह से नहीं, जैसा कि उसने शुरू में सोचा था, बल्कि उसके शरारती स्वभाव के कारण। क्यूबी उनके लिए एक सुखद आश्चर्य था। ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति किसी न किसी जानवर से जुड़ा होता है, और नारुतो, भाग्य के एक अजीब मोड़ में, वास्तव में कित्सुने से जुड़ा हुआ था। कुल मिलाकर वह अपने संबंध से खुश था। वे काफी बहुमुखी थे। उनका उपयोग ट्रैकिंग, छुपकर हमला करने, युद्ध करने और सबसे महत्वपूर्ण बात, शरारतों के लिए किया जा सकता था। उसने जिस कित्सुने को अभी सम्मन किया था वह साया थी, उसकी निजी सम्मन, और कित्सुने कबीले की मुखिया और कुलमाता यूरी की बेटी। अपनी तैयारियों को पूरा करने के बाद उसने क्यू-चान से अपनी शक्ति को दबाना बंद करने को कहा। एक बार फिर उस पर नकारात्मकता का सैलाब उमड़ पड़ा। इससे वो कुछ देर के लिए विचलित हो गया, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाकर इससे उबरने की कोशिश की। उसके क्लोन भी इसी दुविधा में थे। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि अपनी शक्ति पर पूरी तरह काबू पाने में उसे कुछ ही दिन लगेंगे। दृश्य परिवर्तन। जंगल में प्रवेश किए हुए लगभग 3 दिन ही बीते थे और नारुतो ने आखिरकार अपनी नकारात्मक भावनाओं को महसूस करने की क्षमता पर नियंत्रण पा लिया था। अब वो अनावश्यक जानकारियों को अलग कर सकता था और जरूरत पड़ने पर भावनाओं को सटीक रूप से पहचान सकता था। इससे खतरों को पहचानना और बेईमानी का पता लगाना आसान हो गया था। नारुतो को पूरा यकीन था कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उससे झूठ बोल पाएंगे। शाबाश बदमाश, मैं सच में प्रभावित हूँ। तुमने ये क्षमता उस घमंडी छोटी सी लड़की उजुमकी मितो से कहीं ज्यादा तेजी से हासिल कर ली, क्यूबी ने बधाई दी। नारुतो इस समय जंगल से होते हुए अपनी टीम की ओर बढ़ रहा था। क्या उजुमकी मितो के पास भी यह क्षमता थी? नारुतो ने सवाल किया। उसने किया था। वो अक्सर अपने उस प्रकृति प्रेमी बंदर पति पर इसका इस्तेमाल करती थी जब वो कोई शरारत करता था। मुझे उस निर्मम कुतिया से कितनी भी नफरत क्यों न हो, वह सीलिंग कला में काफी माहिर थी, तुम्हारे उस निकम्मे शुक्रानुदाता या उसके बेकार गुरु से कहीं बेहतर। उसने मुझे इस तरह सील किया कि मुझ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, जबकि उसे मेरे चक्र और शक्तियों का पूरा अधिकार प्राप्त था। उफ, इसके बारे में सोचकर ही गुस्सा आता है, क्यूबी बड़बड़ाया। शांत हो जाओ क्यू-चान, वो मर चुकी है, याद है ना? वैसे भी जब तक वो जमीन में सड़ रही है, तुम्हें मेरे जैसे सेक्सी जानवर के साथ सभी दैत्यों में तबाही मचाने का मौका मिलेगा। तो आखिर में जीत तुम्हारी ही हुई, नारुतो ने खुशी से कहा, जिससे क्यू-चान ने उसे हैरानी से देखा। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। वो कमीनी जहाँ कहीं भी हो, मेरी बदकिस्मती पर हंस रही होगी, क्यूबी ने मुंह बनाते हुए कहा। हा, क्यू-चान, तुम सच में मेरे दिल पर चोट करना जानती हो। पर कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम नखरे वाली हो, इसलिए तुम चाहे जो भी कहो, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, नारुतो ने अपने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। वो अपने निष्कर्ष को लेकर पूरी तरह आश्वस्त लग रहा था। इससे क्यूबी अपने पिंजरे में शर्म से लाल हो गई। तुम खुद को यही समझाते रहो, हे धृष्ट मनुष्य, उसने उसका उपहास उड़ाया। जितना तुम इसे नकारने की कोशिश करोगे, उतना ही यह विश्वसनीय होता जाएगा, क्यू-चान, उसने अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम ये बेतुकी बातें करना बंद करो, मैं असुंडेरे नहीं हूं, और आखिरी बार, मुझे क्यू-चान कहना बंद करो, वो चिढ़कर चिल्लाई। फू, नहीं, क्यू-चान, जब तक तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताओगी, मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगा, उसने उसे याद दिलाया, जिससे वह काफी नाराज हो गई। वो अचानक रुक गया और शारीरिक रूप से बीमार होने की इच्छा को दबाने की कोशिश करने लगा। ओह प्यारे ऋषि, ये तो बिल्कुल घिनौना है, वो कराह उठा, उसका चेहरा थोड़ा हरा पड़ गया। हुआ ये कि नारुतो को उस क्लोन की यादों का फीडबैक मिला, जो स्वर्ग के स्क्रॉल के रूप में छिपा हुआ था और जिसे उसने सासुके के पास छोड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उस पागल कुसा गेनिन ने रोक लिया था, जिसकी जीभ लंबी थी और चक्रा बहुत खतरनाक था। उसके मजबूत क्लोन को एक शक्तिशाली फुतोन जुत्सु ने सासुके और सकुरा से अलग कर दिया। फिर उसने पिंकी और ब्रूडी पर जबरदस्त जानलेवा हमला किया। ऐसा लग रहा था कि सासुके ने उस शक्तिशाली गेनिन को शांत करने के लिए अपना स्क्रॉल उसे दे दिया ताकि वो आगे बढ़ जाए, लेकिन ये उल्टा पड़ गया और उस भयानक औरत ने उसे निगल लिया। अगर कोई और समय होता तो नारुतो शायद उस क्षमता से प्रभावित होता और थोड़ा उत्तेजित भी हो जाता, लेकिन उसके क्लोन ने अपनी टीम को फायदा पहुंचाने का फैसला किया और कुसा गेनिन के पेट में रहते हुए बंशिन दाइबाकुहा का इस्तेमाल किया। दुर्भाग्य से इसका मतलब ये हुआ कि नारुतो को अब ये पता चल गया है कि पूरा निगल लिया जाना कैसा होता है।
अच्छी बात यह थी कि अब वो पागल औरत चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, उस आंतरिक हमले से वो बच नहीं पाएगी। उसे उम्मीद है कि उसका मजबूत क्लोन समय पर वहां पहुंच जाएगा और उन्हें रोक देगा। रुकिए, क्यों चान? उस अजीबोगरीब इंसान ने मेरे क्लोन को कैसे निगल लिया? हेंगे तो एक भ्रम होता है। उसने जो किया वो तो होना ही नहीं चाहिए, उसने कहा। छी, इतने महीनों बाद आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने जासूसी नेटवर्क के लिए अपने रूपांतरित क्लोनों से उन उच्च स्तरीय शिनोबी को कैसे बेवकूफ़ बना सकते थे? सामान्य शिनोबी हेंगे एक भ्रम है। हालांकि जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, भले ही मैं असली लोमड़ी नहीं हूं, फिर भी मुझमें लोमड़ी के गुण हैं। लोमड़ियां स्वभाव से ही चालाक होती हैं। वे भ्रम और रूपांतर में माहिर होती हैं। तुम्हारे शरीर में मौजूद मेरे चक्र ने तुम्हें अनजाने में अपने सामान्य हेंगे को एक ठोस रूपांतर में बदलने की शक्ति दी। इसीलिए तुम्हारा वह हास्यास्पद ओइरो के नो जुत्सु इतना शक्तिशाली है। तुम वास्तव में एक स्त्री में रूपांतरित हो रहे हो, क्यूबी ने समझाया। देखो तो जरा, लगता है मैं इसे इतने लंबे समय से कर रहा हूं कि यह मेरे लिए स्वाभाविक हो गया है। मैंने कभी इस पर सवाल उठाने के बारे में सोचा ही नहीं। धिक्कार है, इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। खैर, मैं इस बारे में थोड़ी देर बाद सोचूंगा, उसने जंगल से धीरे धीरे गुजरते हुए कहा। ऐसा लगता है कि आपको अपनी टीम तक पहुंचने की ज़्यादा जल्दी नहीं है। आपको पता है, वे खतरे में हो सकते हैं, उसने कहा। भले ही मुझे सासुके और सकुरा इंसान के तौर पर नापसंद हों, लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि उनकी मौत की कामना करूं। मेरा मजबूत क्लोन उन्हें किसी भी मुसीबत से निकालने के लिए काफ़ी होगा। वैसे भी, कुसा की वो जैनिन जानलेवा इरादे दिखा रही थी, लेकिन वो सिर्फ डराने के लिए था। उसमें जान से मारने की कोई इच्छा नहीं थी। वो सासुके पर कुछ ज़्यादा ही मोहित लग रही थी। ये थोड़ा डरावना था। उससे यानडेरे वाली फीलिंग आ रही थी। मुझे लगता है कि सबसे बुरा जो हो सकता है वो ये है कि सासुके का रेप हो जाए। मुझे लगता है कि हम इस नतीजे को बर्दाश्त कर लेंगे। वैसे भी, मैं देखता हूं कि क्या मैं वो स्क्रॉल इकट्ठा कर सकता हूं जो हमें आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, उसने लापरवाही से कहा। क्यूबी ने अपने साथियों के जानलेवा खतरे के प्रति उसके इस लापरवाह रवैये पर बस पसीना पोंछा। खैर, अगर उस शापित कबीले का वो छोटा कमीना थोड़ा सा भी कष्ट झेलता है, तो ये उसकी नज़र में जीत है। जंगल में चीख की आवाज़ और ज़बरदस्त डर की लहर दौड़ते देख नारुतो अचानक रुक गया। मदद करने का मौका मिलते ही मदद करने से कभी पीछे न हटने वाला नारुतो चीख की दिशा में दौड़ पड़ा ताकि मदद कर सके। वो तेज़ी से आगे बढ़ता रहा और एक खुले मैदान में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने 2 लड़कों के शव देखे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें नोच नोच कर मार डाला गया हो। कुल मिलाकर यह मंजर बहुत भयानक था। डर और बढ़ गया और उसने देखा कि एक विशाल भालू एक छोटी लड़की को घेर रहा है। वो लगभग उसकी उम्र की लग रही थी, शायद 1 साल बड़ी। कुसागाकुरे हिताई एते घास देश के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक था। उसने गर्दन के ठीक नीचे से लेकर टखनों तक एक जालीदार सूट पहना हुआ था। उसने ऊपर से एक जैतून के रंग की शर्ट पहनी थी जिस पर नारंगी रंग की पट्टी क्षैतिज रूप से बनी हुई थी और वह खुली हुई थी। साथ ही उसने एक काली स्कर्ट और पैरों में काले शिनोबी सैंडल पहने थे। उसकी आकर्षक लाल आंखें थीं जिन पर पतले फ्रेम का चश्मा लगा हुआ था। लेकिन जिस चीज़ ने उसका ध्यान खींचा वो था उसके बालों का खूबसूरत लाल रंग। वह यह मानने को तैयार था कि उसे अपनी माँ से थोड़ा लगाव है, जिसके बारे में क्यूबी उसे कभी चैन नहीं लेने देता था। उसे लाल बालों से भी लगाव था। उसने सोचा कि अगर हाकू-चान को ये पता चल जाए तो क्या वह नाराज़ होगी। शायद वह उसके होश उड़ा देगी। धिक्कार है, उसे ऐसा सोचना बंद करना होगा। कुल मिलाकर नारुतो को वो लड़की बहुत आकर्षक लगी और वह जानता था कि वह भविष्य में एक बेहद खूबसूरत लड़की बनेगी। अंततः घूरने की आदत से बाहर निकलते हुए जैसे ही भालू करीब आया, वह हरकत में आ गया। भालू के करीब आते देख लड़की ने हार मांगकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जानती थी कि उसकी मृत्यु निश्चित है। हालांकि मरने का इंतजार करते हुए भी कुछ नहीं हुआ। उसने कुछ और मिनट इंतजार किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अचानक उसे रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आंखें खोलीं और एक ऐसा दृश्य देखा जो हमेशा के लिए उसके मन में बस गया। एक लंबा, सुंदर गोरा आदमी जिसके गर्दन तक लंबे घने बाल थे। उसने सफ़ेद युकाटा पहना हुआ था जिसके निचले हिस्से और आस्तीनों पर नीले रंग के बर्फ के टुकड़ों के डिज़ाइन बने थे और पीठ पर नीले रंग का सर्पिल बना था जिसे नीले रंग की ओबी से बांधा गया था। उसने एक काली कमीज पहनी थी जिस पर नारंगी रंग की किनारी थी और काली पैंट के साथ घुटनों तक ऊंचे काले जूते पहने थे जो ऊपर से बकल वाले थे। उसे देखकर लड़की के गाल गर्म हो गए। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और अब उसने देखा कि उसके दोनों गालों पर मूंछों जैसे 3 हल्के निशान थे। साथ ही उसकी आंखें अब तक देखी गई सबसे चमकदार नीली थीं। वह अपने गंभीर भाव से भालू को घूर रहा था और वह विशालकाय भालू उसकी उपस्थिति मात्र से ही डर के मारे सिसक रहा था। उसके दबदबे को देखकर उसका युवा और कोमल शरीर गर्म हो उठा।
उसके लिए सबसे मदहोश कर देने वाली बात थी उसके चक्र का एहसास। यह विशाल था, किसी व्यक्ति से उसने इतना चक्र पहले कभी महसूस नहीं किया था। ये गर्माहट और प्यार से भरा हुआ था, मानो उसे दिलासा देने वाला आलिंगन दे रहा हो। उसने उसके द्वारा दिए गए सुरक्षात्मक भाव और सुरक्षा को महसूस किया। इसने उसके पूरे अस्तित्व को तृप्त कर दिया। उसने उसके चक्र की गहरी, अधिक घातक अंतर्धारा को भी महसूस किया, जिससे पता चलता था कि वह अपनी रक्षा के लिए अपने हाथ गंदे करने से भी नहीं डरता था। जब उसने भालू को दुम दबाकर भागते देखा तो उसे अपने पसंदीदा प्रेम उपन्यास याद आ गए, जिनमें वीर नायक अंतिम क्षण में आकर राजकुमारी को बचा लेता है। ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। जब उसने उसकी दयालु और करुणामयी आंखों में देखा तो वह जान गई कि वह उस पर मोहित हो गई है। एक कुनोइची होने के नाते वह कभी भी पहली नज़र के प्यार और उन सभी बातों पर विश्वास नहीं करती थी जो आम लड़कियां कहती थीं। उसके लिए वो सब कल्पना मात्र थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने सपनों के राजकुमार को देखा, उसे पता चल गया कि वह उसके प्यार में पड़ चुकी है और अब उसके लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार महोदया, क्या आपको चोट लगी है? उसने कोमल स्वर में पूछा। उसकी आवाज़ भी इतनी मधुर और मोहक थी कि वो मंत्रमुग्ध हो गई। जब उसने देखा कि वह चिंता भरी निगाहों से उसे देख रहा है तो वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। जी हाँ, मैं ठीक हूँ, उसने किसी तरह कहा। वो मुस्कुराया, हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका कोमल, नाजुक हाथ अपने बड़े, खुरदुरे हाथ में लेकर उसे उठने में मदद की। उसे बेहद अच्छा लगा कि उसका हाथ उसके हाथ में एकदम सही बैठ गया। उसके पेट में तितलियां उड़ने लगीं। मेरा नाम नारुतो है, क्या आपका नाम पूछना अनुचित होगा महोदया? उसने उससे पूछा। मेरा नाम करीन है। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मुझे एक पल के लिए लगा कि मैं मर जाऊंगी, उसने अपने रक्षक से कहा। उसने जवाब में धीरे से मुस्कुराया। कोई बात नहीं, करिन-चान। जब कोई मुसीबत में होता है तो मैं चुपचाप नहीं बैठता। शुक्र है कि मैं समय पर पहुंचकर तुम्हारे जैसी खूबसूरत को बचा पाया, उसने तारीफ करते हुए कहा, जिससे करिन शर्मा गई। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हारे साथियों को बचाने के लिए समय पर नहीं पहुंच पाई, करिन ने ताना मारा, जिससे वह थोड़ा हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगा। चिंता मत करो, उन बेवकूफ़ों ने सोचा कि मुझे दूसरी टीमों के लिए चारा बनाना अच्छा विचार होगा। वे घमंडी और बदतमीज़ थे जिन्हें मेरी भलाई की ज़रा भी परवाह नहीं थी। मुझे थोड़ा दुख है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन मैं उन बेवकूफ़ों के लिए शोक नहीं मनाऊंगी, उसने कहा। नारुतो उसकी खरी बातों पर बस पसीना पोंछने को तैयार था। इस लड़की का व्यक्तित्व वाकई अनोखा था। अगर वह कहता कि वह थोड़ा भी आकर्षित नहीं हुआ तो वह झूठ बोल रहा होता। अच्छा, समझ गया। ठीक है, तो क्या आपको टावर तक जाने में मदद चाहिए? मुझे अपनी टीम को लेने के लिए जल्दी निकलना होगा ताकि मैं आपका क्लोन बनाकर आपको सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकूं, उसने सुझाव दिया। वह खुशी से खिल उठी और उसने कृतज्ञता भरी नज़र से उसे देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोर्चे पर लड़ने में माहिर नहीं हूँ, इसलिए मुझे अपनी लड़ने की क्षमता पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। ओह, कहीं मैं भूल न जाऊं, ये रहा मेरा टीम स्क्रॉल। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। साथ ही ये भी, उसने अपना स्क्रॉल ऑफ अर्थ उसे देते हुए कहा और फिर अपने पंजों पर खड़ी होकर उसके गाल पर एक चुंबन दिया। वह पीछे हट गई और उसकी आंखों से नज़रें बचाते हुए उसके चेहरे पर शर्म से लालिमा छा गई। उसने बस उसे देखकर मुस्कुराया और फिर एक शैडो क्लोन बनाया जिस पर उसने ड्यूरेबिलिटी सील लगा दी। क्लोन ने उसे गोद में उठा लिया और दुल्हन की तरह उसे उठाकर ले गया, जिससे उसके मुंह से एक प्यारी सी ईप की आवाज़ निकली। फुफुफु। स्क्रॉल और प्यारे से चुंबन के लिए धन्यवाद, करिन-चान। आशा है हम भविष्य में फिर मिलेंगे, उसने उससे कहा, और यह बात उसने सचमुच दिल से कही थी। शायद जब वो आखिरकार हाकू-चान से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो वह उसके साथ एक बार फिर कोशिश करेगा। आखिर वो बिल्कुल उसके टाइप की थी। उसका क्लोन तुरंत टावर की ओर चल पड़ा। उसे जाते हुए देखकर वह उस जगह की ओर चल पड़ा जहां उसकी टीम इस समय मौजूद थी। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वह रुक गया। उसे महसूस हुआ कि वे ज़्यादा दूर नहीं हैं, इसलिए उसने एक परछाई का क्लोन बनाया और उसे एक चिड़िया में बदल दिया। उसने अपने मजबूत क्लोन को अपने पास बुलाने के लिए भेजा। क्लोन के प्रकट होने में उसे लगभग 5 मिनट लगे। संकेत देते ही क्लोन गायब हो गया। क्लोन के नज़रिए से पिछले 3 दिनों की घटनाएं उसके दिमाग में घूमने लगीं। अमेन इनसे हुई मुठभेड़, उसे उड़ा ले जाने वाली तेज़ हवा, उसे निगलने वाले विशालकाय सांप जिसे उसने आसानी से मार गिराया, और कुसा का वो डरावना यान्डेरे जो सानिन का ओरोचिमारू निकला। एक एस रैंक का न्यूक निन और कोनोहा के सबसे बड़े गद्दारों में से एक। पता चला कि सासुके में उसकी दिलचस्पी कुछ ज़्यादा ही थी। उसने टीम 7 को थोड़ा पीटा, फिर अपनी गर्दन को अमानवीय ढंग से लंबा किया और अपने नुकीले दांत सासुके की गर्दन में गाड़ दिए, जिससे उस पर एक निशान सा बन गया। सासुके के साथ बलात्कार के बारे में उसका मजाक उसके दिमाग में गूंज रहा था और उसे थोड़ा शर्मिंदा कर रहा था। नारुतो ऐसी किसी चीज़ को रोक नहीं सकता था।
हालांकि उसे अपनी ताकत पर भरोसा था, लेकिन वह इतना आत्मघाती नहीं था कि सीधे किसी सानिन से भिड़ जाए। लेकिन वह निशान, उसने नारुतो का ध्यान खींचा। ये जुइनजुत्सु प्रतीत होता था, जो फुइनजुत्सु की एक शाखा है जिसमें उसकी काफ़ी रुचि थी। उसने सासुके पर बने निशान की एक प्रति बनाने का मन बना लिया ताकि वह उसे सुलझा सके। अपने क्लोन से मिली सारी जानकारी को आत्मसात करने के बाद वह अपनी टीम के अस्थायी शिविर की ओर चल पड़ा। उसे पता था कि सासुके बेहोश है और सकुरा लगभग हर काम में पूरी तरह से बेकार है। लगभग 5 मिनट में वो उस खुले मैदान के बाहरी इलाके में पहुंच गया जहां शिविर स्थित था, और वहां पहुंचकर उसने एक अजीब दृश्य देखा। साकुरा सासुके की ओर पीठ करके रक्षात्मक मुद्रा में खड़ी थी और उसके हाथ में कुनाई थी। नारुतो ने देखा कि उसके पहले लंबे बाल अब कंधे तक आ गए थे। रॉक ली भी वहीं था, अपने खून बहते दाहिने कान को पकड़े हुए। ऐसा लग रहा था कि वह साकुरा की मदद करने आया था। उसने टीम 10 को भी आसपास देखा, जो मदद के लिए आगे आ रही थी। साथ ही ली की टीम के बाकी सदस्य भी ऊपर एक पेड़ पर खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि वे अपने साथी को लेने आए थे। वे सभी उस अकेली ओटोकुरे टीम का सामना कर रहे थे जिसने परीक्षा की शुरुआत में हंगामा मचाया था। उसने ली की चोट को पहचान लिया। यह वही चोट थी जो काबुतो को मम्मी बने ओटोनिन की बाह पर धातु के उपकरण के प्रहार से लगी थी। नारुतो बस पसीना पोंछता रह गया। उसके क्लोन के उससे मिलने जाने के 10 मिनट से भी कम समय में उसकी टीम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। ये कैसे संभव था? फिलहाल वह कोनोहा की दूसरी टीमों के इरादों के बारे में निश्चित नहीं था, इसलिए उसे ये दिखाना जरूरी था कि वे आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। यारे, मैं तुम्हें कुछ मिनटों के लिए छोड़कर गया था, साकुरा-सान, और तुमने फिर से मुसीबत मोल ले ली। मैं सचमुच हैरान हूँ, नारुतो ने शांत भाव से झाड़ियों से बाहर निकलते हुए कहा, जिससे मैदान में मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसे देखकर साकुरा ने राहत की सांस ली। वाह, एक और आ गया ये प्रकृति प्रेमी समलैंगिक। ये तिलचिट्टों की तरह उगते ही जा रहे हैं। हप्पुरी शैली के हिताई एटे पहने ओटोनिन ने ताना मारा। कोई बात नहीं जाको, अगर वे हमारे रास्ते में आए तो हम उन सबको खत्म कर देंगे, मम्मी बने हुए व्यक्ति ने कहा। हाँ, अब तुम मेरी भाषा समझ रहे हो, दोसु, जाकू नाम के व्यक्ति ने कहा, जिसकी पहचान हो चुकी थी। अरारा, मुझे खेद है कि मैं अब और तुम्हें मेरे साथियों को परेशान करने की अनुमति नहीं दे सकता। क्या तुमसे जाने के लिए कहना बहुत ज्यादा होगा? उसने पूछा। हम उचिहा वंश को मारने आए हैं, हमें तुम्हारी परवाह नहीं। अगर तुम हमारे रास्ते में आए तो तुम भी मर जाओगे, दोसु ने चेतावनी दी। नारुतो ने थकी हुई सी आह भरी। हाँ, लोग हिंसा का सहारा लेने में कितनी जल्दी करते हैं, नारुतो ने कहा। जाकू नाम का वो व्यक्ति उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी मैदान में एक भयानक सनसनी फैल गई। वहां मौजूद अधिकांश जैनिन को ये घृणास्पद लगी, लेकिन नारुतो इसे पहचान सका। यह ओरोचिमारू के चक्र से कुछ मिलती जुलती थी। उसने इसके स्रोत की ओर देखा और सासुके को एक पेड़ के खोखले तने से लड़खड़ाते हुए बाहर आते हुए पाया। उसके चेहरे के बाईं ओर काली ज्वाला जैसी आकृतियां बनी हुई थीं, जो ओरोचिमारू द्वारा उस पर किए गए जुइनजुत्सु के कारण थीं। उसके द्वारा उत्पन्न खतरे से पूरा मैदान भयभीत हो गया। साकुरा, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? उसने सवाल किया। फिर वो बदला लेने वाले होने और अपना शरीर शैतान को सौंप देने जैसी कई बातें सुनाने लगा। नारुतो ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने किया, जाकू चिल्लाया। सासुके ने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया। उसका साथी दोसु घबरा रहा था। वो शाप के प्रभाव से सासुके के बच जाने के परिणामों को समझ गया था। दोसु, उस अधमरे आदमी से मत डरो, उसने घमंड से कहा। नहीं, रुक जाओ जाकू, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? दोसु ने उसे चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुना। मैं इन सबको इससे मार डालूंगा, मैं इसे पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा, जाकू ने घोषणा की। उसने सासुके की ओर अपनी बाहें फैलाईं और फिर चीखने लगा। ज़ेंक्योको कोहा, उसकी भुजाओं में धसी नलियों से हवा का एक विशाल बवंडर फूट पड़ा, जिससे अपने रास्ते में तबाही मच गई। नारुतो हस्तक्षेप करने ही वाला था, लेकिन उसने पीछे हटकर ये देखने का फैसला किया कि सासुके क्या करता है, खासकर उस शाप के प्रभाव में। वे टुकड़े टुकड़े हो गए, जाकू ने निष्कर्ष निकाला। किसने किया? सासुके ने उसके पीछे से पूछा और फिर एक जोरदार मुक्का मारकर उसे अपने साथियों की ओर उछाल दिया। ज़कू, दोसु चिल्लाया। वो बहुत तेज है, जाकू ने खांसते हुए कहा। उसे तेजी से हस्त मुद्राएं बनाते देख जाकू और दोसु की आंखें चौड़ी हो गईं। कटोंग हाउजन का नो जत्सु। सासुके ने ओटोनिन की दिशा में 5 अग्निगोले फेंके। इतना घमंड मत करो, मैं इसे मिटा दूंगा। जाकू ने आग बुझाने के लिए अपनी अनोखी वायु तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले घोषणा की, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि सासुके ने आग के गोलों में शूरिकेन छिपा रखे थे। वो उनसे बच नहीं सका और तुरंत ही उन पर हमला हो गया। जाकू, नीचे झुक जाओ, दोसु ने चेतावनी दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
सासुके ने अपनी नई मिली गति का इस्तेमाल करते हुए जाकू के सामने झुककर बैठ गया, फिर उसके पीछे घूमकर उसकी टांगों पर जोरदार प्रहार किया, जिससे वह घुटनों के बल गिर गया। सासुके ने उसकी पीठ पर एक पैर रखकर उसकी दोनों भुजाओं को पीछे की ओर मोड़ दिया। लगता है तुम्हें अपनी इन भुजाओं पर बहुत गर्व है, सासुके ने चेहरे पर घिनौनी मुस्कान लिए कहा। उसने अपनी भुजाओं को और भी मोड़ा, शक्ति की इस स्थिति से उसे विकृत आनंद मिल रहा था। उसने उन्हें तब तक मोड़ा जब तक कि मैदान में एक चटकने की आवाज़ गूंजी, जिसके बाद जाकू की चीखें सुनाई दीं। कोनोहा के बाकी जैनिन उसकी हरकतों को घृणा और सदमे से देखते रहे। इनो और सकुरा तो उसकी हरकतों से बेहद भयभीत हो गईं। सासुके ने दूसरे ओटोनिन की ओर रुख किया, उसके चेहरे पर अभी भी वही घिनौनी मुस्कान थी, मानो वो उनसे भी भिड़ने को तैयार हो। तभी नारुतो बिना किसी आवाज के उसके पीछे प्रकट हुआ और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसके शरीर पर बने निशान धीरे धीरे मिटते गए और वह बेहोश हो गया। यारे, सच कहूं तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं किसी बच्चे की देखभाल करने वाला हूं। तुम दोनों को मुसीबत में फंसने की अनोखी कला आती है, नारुतो ने थके हुए स्वर में अपनी नाक दबाते हुए कहा। वो दोसु की ओर मुड़ा और अपने शांत भाव से उससे बोला, मेरी नज़र में तुम्हारे पास अभी दो विकल्प हैं। पहला, तुम अपना स्क्रॉल वहीं छोड़ दो और अपने साथियों को लेकर जितना हो सके भाग जाओ। दूसरा, मैं तुम्हें बुरी तरह मारूंगा और तुम्हारा स्क्रॉल फिर भी ले लूंगा, उसने बेपरवाही से कहा। इससे पूरा मैदान तनाव में आ गया। सासुके के पीछे जाते समय किसी ने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। उसके हावभाव ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया। जिस सहजता से उसने ये धमकी दी, मानो ये कोई निर्विवाद तथ्य हो, उससे वे घबरा गए। तुम शांतिप्रिय हिप्पी लोग ऐसा करने की कोशिश भी नहीं करोगे, दोसु ने झूठे आत्मविश्वास से कहा। वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। गोरा लड़का उचेहा की तुलना में ज्यादा मिलनसार लग रहा था। उसे उम्मीद थी कि वह इसका फायदा उठाकर अपनी टीम को उनके स्क्रॉल के साथ यहां से निकाल लेगा। कुछ और कहने से पहले ही जानलेवा इरादे की एक जबरदस्त लहर पूरे मैदान में फैल गई। मैदान में मौजूद जैनिन्स का दम घुट रहा था। शुद्ध निर्मल भय उनके शरीर और मन में छा गया। उन्हें बार बार अपनी क्रूर मौत के दृश्य दिखाई देने लगे। वे लगभग उस दर्द को महसूस कर सकते थे। उनमें से अधिकांश बेहोश होने की इच्छा से लड़ते हुए घुटनों के बल गिर पड़े। उन्हें ये जानकर झटका लगता कि नारुतो अपने इरादे को काफी हद तक रोक रहा था। यह उन्हें डराने की एक रणनीति थी, उन्हें बेहोश करने की नहीं। अचानक वो दृश्य हट गया और मैदान में मौजूद सभी जेनिन्स को अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई और वे चौंक गए। उनमें से अधिकांश ने ऊपर देखा तो उन्हें नारुतो उसी जगह पर खड़ा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमयी मुस्कान थी। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, शिनोबी-कुन, तुम क्या करोगे? उसने शांत स्वर में पूछा। इस बार उसकी आवाज में छिपी दृढ़ता किसी से छिपी नहीं थी। दोसु बुरी तरह डरा हुआ था। उसने सोचा था कि उचेहा का वो लड़का श्राप के निशान के साथ बुरा बर्ताव करता है, लेकिन ये आदमी तो बिल्कुल राक्षस था। उसकी मौजूदगी में उसे अपने पेट पर काबू रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसने कांपते हुए अपने होल्स्टर में हाथ डाला और अपना स्वर्ग का स्क्रॉल जमीन पर रख दिया। उसने अपने दोनों साथियों को सावधानी से इकट्ठा किया, सुनहरे बालों वाले उस लड़के से नजरें हटाए बिना, और जितनी जल्दी हो सके उस जगह से पीछे हट गया। मैदान में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर नारुतो ने मैदान में मौजूद अन्य टीमों की ओर मुड़कर उन्हें तनाव में डाल दिया। अच्छा, अब जब ड्रामा खत्म हो गया है, क्या तुम मेरी टीम के स्क्रॉल के लिए मुझसे लड़ने की योजना बना रहे हो, या तुम यहां से चले जाओगे? उसने शांत स्वर में पूछा। टीम 10 बस जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलना चाहती थी। वे कोई लड़ाकू टीम नहीं थे। और सासुके ने जो किया था, साथ ही नारुतो जिस तरह से खतरनाक हो गया था, उसे देखते हुए वे तुरंत वहां से निकलना चाहते थे। वे धीरे धीरे पीछे हटे, बिना पीठ मोड़े, और फिर विपरीत दिशा में दौड़ पड़े। टीम 9 तो बस अपने लापता सदस्य को लेने आई थी, इसलिए उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उनके पास पहले से ही उनके स्क्रॉल थे। नारुतो ने टैंटन से कहा कि वह ली को उसके साथियों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दे। जब सब चले गए तो नारुतो ने सासुके को गर्दन से पकड़कर उठाया, सकुरा के पास गया और उसकी बाहों को थाम लिया, फिर हवा के एक बवंडर में गायब हो गया। जब वे दोबारा प्रकट हुए तो वे टावर के प्रवेश द्वार पर थे। नारुतो ने अपनी इंद्रिय क्षमताओं का तात्कालिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद लगभग 100 क्लोन बनाए और उन्हें परीक्षा में प्रतिद्वंद्वियों की जासूसी करने के लिए कहा। उनमें से एक क्लोन टावर तक गया और वहां का सामान्य स्थान ज्ञात कर लिया, ताकि यदि नारुतो को वहां पहुंचने के लिए शुनशिन का उपयोग करने की आवश्यकता पड़े, जैसा कि उसने अभी किया, तो वह ऐसा कर सके। वो मीनार में दाखिल हुआ। उसके पीछे पीछे साकुरा बड़ी उत्सुकता से चल रही थी। दीवार पर स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में लिखे शिलालेख को पढ़ने के बाद उसे समझ आ गया कि क्या करना है। उसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के ग्रंथों को खोला और आगे की ओर फेंक दिया। धुएं के एक झटके में इरुका सेंसेई ग्रंथ से प्रकट हुए। नारुतो, बहुत दिनों बाद मिले।
टीम 7 को चूनिन परीक्षा के दूसरे चरण में उत्तीर्ण होने पर बधाई, उन्होंने प्रशंसा की। इरुका सेंसेई, धन्यवाद, लेकिन खबर पूरी तरह से अच्छी नहीं है। क्या आप हमें जिजी के पास ले जा सकते हैं? हमारे पास कुछ जानकारी है जिसमें शायद उनकी दिलचस्पी हो, नारुतो ने गंभीर स्वर में कहा। सकुरा के डरे हुए चेहरे और बेहोश पड़े सासुके को देखकर इरुका ने बस सिर हिलाया और उन्हें होकागे सामे के पास ले गए। ऐसा लग रहा था कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए और मेरे बाकी वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।